कैसे हो? कैला तो शांत हो जाओ और पढ़ना शुरू कर लो। कल हमने जो है पढ़ा था हड़प्पा के बारे में ना। हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ा था और हड़प्पा के बारे में पढ़ते हुए हमने देखा था कि कौन कौन सा जो है फैक्ट्स उससे जुड़े हुए आते हैं। कुछ साक्ष्यों के बारे में हमने देखा था और समझने की कोशिश की थी हमने कि शवाधान कैसे होते थे, दफन किया जाता था, गाड़ा जाता था, अंत्येष्टि होती थी, आंशिक शवाधान होता था, दाह संस्कार होता था। ठीक है, कलश शवाधान के बारे में भी हमने, हालांकि 4 कलश शवाधान के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले सुरकोटड़ा से। कहाँ से? सुरकोटड़ा से मिले, जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा के बारे में और भी जो तथ्य देखे मैंने आपको, वो कब तक बांट दोगे वो? इतने इशारे तो यार छोड़ो अब। ठीक है, हाँ जी, बोलता नहीं है, चलो। तो जो है वो साक्ष्य मैं आप लोगों को दे दूंगा। इंपॉर्टेंट साक्ष्य के ऊपर अपन बात करते हैं। कल मैंने आपको विदेशी की कब्र इत्यादि के बारे में बताया था। ठीक है, एक और यहाँ पर जो है उन लाशों से एक फैक्ट निकल कर आता है कि हड़प्पा के अंदर जितने भी कंकाल मिले ना, उनमें गठिया रोग के साक्ष्य मिले। ठीक है, गठिया के साक्ष्य मिले। जैसे अगर आप लोगों को पूछा जाए मलेरिया के प्रमाण कहाँ से मिले, तो मलेरिया के प्रमाण तो मिले थे मोहनजोदड़ो से, और गठिया रोग के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं आप लोगों को? हड़प्पा से मिले। अन्य साक्ष्यों के अंदर जब हम देखें कि हड़प्पा से और क्या क्या मिला है, तो यहां से देखिए, यहां से पाषाण की, पत्थर की, पाषाण की नर की मूर्तियां मिली है। किसकी? नर यानी पुरुष की मूर्तियां मिली है। ठीक है, पुरुष की मूर्तियां मिली है। देखो, नाचते हुए अगर नर्तकी की मूर्तियां पूछी जाए तो नर्तकी की मूर्ति तो कहां से मिली है? वो तो मिली है मोहनजोदड़ो से। कांसे की मूर्ति मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। ठीक है, और अगर आप लोगों को पूछा जाए पुरुष की मूर्तियां कहां से मिली है, तो वो कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। फिर देखिए, यहां से है ना एक मोहर प्राप्त हुई है। यहां से क्या प्राप्त हुई है? एक मोहर प्राप्त हुई है, जिसके अंदर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, मतलब एक मोहर के ऊपर जो है दर्शाया गया कि एक स्त्री है और स्त्री के गर्भ वाले इलाके से, पेट वाले इलाके से एक जो है पौधा निकल रहा है। ठीक है, और यहां पर जो है इसको जॉन मार्शल ने पृथ्वी मां बताया। जॉन मार्शल ने इसको क्या बताया था? जॉन मार्शल ने इसे पृथ्वी मां की संज्ञा दी, अर्थ मम्मा। कौन सी मम्मा? अर्थ मम्मा। प्रोडक्ट आते हैं ना आजकल, अर्थ मम्मा, मम्माज अर्थ वाले। ठीक है, तो आप याद रखना कि मम्माज अर्थ वाले जो प्रोडक्ट मिले वो कहां से मिले आपको? हड़प्पा से मिले। और इसको संज्ञा देने का काम जो किया था वो किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, फिर देखिएगा, यहीं से हमें है ना शव के साथ बकरे के, किसके? शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं। बकरे के अस्थि पंजर। देखिए, ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो है ना थोड़े से अंधविश्वासी थे। ये लोग कैसे थे? अंधविश्वासी थे। अपने साथ कब्रों के अंदर जो है कुछ न कुछ ले जाते थे। जैसे आज अपन जब देखें तो कब्र के अंदर मरने के बाद में कुछ साथ गया है क्या? नहीं गया है। सिर्फ एक कफन जाता है हमारे साथ में, अपने साथ में कफन ही जाता और कुछ नहीं जाता मरने के बाद। ठीक है, तो इसीलिए तो इस कफन, इस कपड़े के बारे में कहा जाता है कि प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी करे कपास, जिए तो तन ढाके तेरा, मरे तो जावे साथ। इसके अलावा कुछ नहीं जाता हमारे साथ। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते थे? अपने साथ में सोना चांदी ले जाते थे, अपने साथ के अंदर है ना कुछ पशुओं को ले जाते थे। जैसे रोपड़ है, एक सतलज नदी के किनारे मिला पंजाब के अंदर। ठीक है, और रोपड़ के अंदर शव के साथ बकरा दफनाने के साक्ष्य मिले। किसके?
सॉरी कुत्ता, बकरा तो यहां पर हो गया, ठीक है। और रोपड़ के अंदर जो है हमको क्या मिलता है, कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल के अंदर बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले। और लोथल के अंदर तो मैंने कल आप लोगों को एक वो कब्र बताई भी थी जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ में दफनाया गया था। तो मतलब ये जो थे भौतिकतावादी जीवन तो जीते ही थे, इहलोक के अंदर भी अमर होना चाहते थे और परलोक के अंदर भी क्या होना चाहते थे, अमर होना चाहते थे। और यहां पर शव के साथ किसके अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है, यहां पर शव के साथ में जो है बकरे के अस्थि पंजर हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो लिखे इन तीनों को, लिखे इन तीनों को। हो गया। इसके अलावा भी जब ये आपके सामने ये लिखते रहना, सुनते भी रहना है ना, दो काम तो कर ही सकते हो ना, मनुष्य हो ना, सामान्य मनुष्य, ठीक है, मल्टीटास्किंग कर ही सकते हो, दो काम, ठीक है। तो इसके साथ में जब हम देखें तो हमें यहां से एक प्रसाधन मंजूषा मिली है। क्या मिली है, प्रसाधन मंजूषा। प्रसाधन मंजूषा किसे कहा जाता है, मेकअप पेटी, ठीक है, मेकअप बॉक्स होता है ना, ठीक है। मेकअप, मेकअप की स्पेलिंग गलत हो तो संभाल लेना, बाकी गलत है नहीं, ठीक है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, तो इन्हीं को तो कह रहा हूं, तू बीच में पंचायती क्यों कर रहा है ना। तो इनको पता है, ये बता देंगे ना। तू अपने देख, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, ऐसी बातें बताई नहीं जाती है ना बेटा। तो मेकअप बॉक्स जब अपन देखें ना, तो आजकल तो इसका ट्रेंड कम हो गया है, आजकल इसका ट्रेंड कम हो गया है। पहले तो बकायदा ना शादी ब्याहों के अंदर अभी भी दिया तो जाता ही है, एक रेड कलर का एक वो पेटी सी मेकअप बॉक्स 1100 रुपए में, गजब आदमी है, ठीक है, 1100 रुपए में हल्के वाला लाया होगा। आजकल 700 रुपए की तो एक काजल की वो लैक्मे कैलोमाइल, ठीक है, 700 रुपए की आई लाइनर, पता नहीं क्या क्या आता है भाई, है ना। तुम कुंवारे क्या जानो, एक दो अखंड सिंगर, ठीक है। तो प्रसाधन मंजूषा जब अपन देखे तो यहां पर मिली है ना बेटा। तो है हड़प्पा में जी काम पड़ोड़ो है। तो आजकल की जनरेशन ये जैन जी जनरेशन है। और इससे भी बढ़कर सुनना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ये जैन जी जनरेशन है, उन्होंने जो कहा था वो मैं बोल नहीं सकता, है ना बेटा। तो ये जो है आजकल की जनरेशन है ना, ऐसी है कि हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, बारातों में तो गए, तो काम तो पड़ी ओढ़ो ही, ठीक है, नहीं बर्बाद हो जाएगा, पटवारी बन जा पहले, ठीक है। तो प्रसाधन मंजूषा यहां से हमको प्राप्त हुई है। फिर दूसरा यहां पर लिखना, शंख से बना हुआ बैल मिला है। क्या मिला है, शंख से बना बैल का मॉडल, शंख से बना बैल का मॉडल मिला है, शंख से बना बैल का मॉडल मिला यहां पर, ठीक। फिर यहां से जो है एक मुद्रा मिली है, मुद्रा जिस पर गरुड़ सांप को पैरों में दबाए हुए हैं, गरुड़ सांप को पैरों में दबाए दर्शाया गया है, ठीक है। गरुड़ जो है वो सांप को पैरों में दबाया है, ठीक है। और एक तो मुद्रा ये मिली है। फिर लिख लेना, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से मिली है,
सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो मिली है वो यहीं से मिली है। ठीक है, अब देखो यहां पर दो तरीके से सवाल पूछा जाएगा आप लोगों को। आपको पूछा जाए ना कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, मोहरें अभिलेख युक्त मोहर का मतलब समझते हो कि वो मोहर जिसके ऊपर अभिलेख लिखा हुआ हो। ठीक है, ये जो मोहरें बनाते थे ना, ज्यादातर जो मोहरें बनती थी सेल खड़ी की बनती थी। किसकी बनती थी? सेल खड़ी। स्टीलाइट आता ना, स्टीलाइट। ठीक है, सोप स्टोन, सोप स्टोन आपने देखा होगा, वो सिलाई वगैरह के अंदर वो चौक का इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, तो वैसे ही एक जो है पत्थर जैसा ही एक जो है पदार्थ आता था, उसकी ये क्या बनाते थे? मोहर बनाते थे। और उसके ऊपर अभिलेख युक्त मोहरें जो मिली है वो तो कहां से मिली? हड़प्पा से। लेकिन आपको सीधा सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली, तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। तो सवाल को अगर घुमाकर पूछा जाए तो आप लोग भी उसके लिए क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे। एक लिख लेना, पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी। ठीक है, ओके, पीतल की इक्का गाड़ी। बाकी तो देखो यहां से एक है ना 6 लड़ियों का सोने का हार मिला है। ठीक है, 16 ताम्र भट्टियां मिली है। ठीक है, तांबे की भट्टियां जानते हो ना, जिसके अंदर तांबा गलाया जाता था। 16 ताम्र भट्टियां मिली है। ठीक है, और भी जो है पीतल की मूर्तियां वगैरह मिली है। ठीक है, तो वो जो मैं आप लोगों को पेपर उपलब्ध करवाऊंगा ना, उसमें सारे साक्ष्य आ जाएंगे। यहां पर तो सिर्फ अपन किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? इंपॉर्टेंट के ऊपर करेंगे। बाकी उसके अंदर तो सारे पुरा स्थलों के जो है सारे साक्ष्य आप लोगों को मिल जाएंगे। समझे मेरी बात? तो इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखना, एक तो अन्नागार याद रखना जिसके ऊपर सवाल आया, एक R37 कब्रिस्तान याद रखना, H आकार का। किस आकार का? H आकार का जो है R37 कब्रिस्तान याद रखना। एक याद इसके अंदर रखना, शव के साथ बकरा दफनाने के साक्ष्य का रखना। और ये जो पाषाण की ये जो नर मूर्ति मिली है ना, ठीक है, मूर्ति का धड़ मिला है। यहां पर भी क्या मिला है? मूर्ति का धड़ मिला है। मुंडी कहीं कट गई थी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि देखियो कई बार क्या होता है कि जब अपन को चीजें प्राप्त होती है ना, तो उसके अंदर है ना टूट फूट हुई भी रहती है। जैसे ये देखो मोहनजोदड़ो से एक है ना पुरोहित की मूर्ति मिली। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इसकी नाक टूटी हुई थी क्या? तो जब बनाई गई थी तब तो इसकी नाक होगी, वो तो बाद में जब ये प्राप्त हुई है तो इसकी क्या हो गई? नाक टूट गई है। इधर ये देखो त्रेड़ आ गई है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब अपन बात कर रहे हैं तो कई सारी चीजें इसमें आती है कि उसका सिर्फ मुंडी उड़ी हुई थी, धड़ धड़ मिला। वो कहां से मिला है? हड़प्पा से। कई जने इसको देखकर राजी हो रहे हैं, रुको जरा सब्र करो, पढ़ेंगे अभी, है ना। मतलब चेहरों की मुस्कुराहट ही अलग है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना मोहनजोदड़ो। हाँ जी, लिखने अभी। ठीक है सर, हमें कहां मिलेगा पेपर? बेटा आप लोगों को है ना ऑनलाइन जो आपका नोट्स सेक्शन है उसके अंदर मिल जाएगा। ई नोट्स वाला सेक्शन है उसमें मिल जाएगा। जी सर, R37 कब्रिस्तान है सर। कल आए थे सर, कल आए थे आप? तो मैंने बताया ना R37 कब्रिस्तान। नहीं, पूरा सामूहिक कब्रिस्तान है एक। हाँ, उसको R37 कब्रिस्तान दिया गया। देखो जब जियोलॉजिकल सर्वे होता है ना, ठीक है, तो जैसे ये चीज मिली, ठीक है, तो उसके ऊपर टैगिंग की जाती है। ठीक है, तो उसको टैग वर्तमान में दिया गया। उस जमाने में नहीं है कि वो कब्रिस्तान के ऊपर लिखा हुआ R37 कब्रिस्तान। ठीक है, वर्तमान में उसको टैगिंग दी गई है। तो पूरा कब्रिस्तान वाला इलाका है ना, और ये कब्रिस्तान वाला इलाका भी जो होते थे ना नगर के अंदर, तो नगर के बाहर जो तटीय इलाका होता था ना, ठीक है, तटीय इलाके की तरफ होता था कब्रिस्तान। तो ये मतलब जैसे ये पूरा शहर है तो किनारे की तरफ क्या होगा? कब्रिस्तान होगा। जो नगर टीला था उसके किनारे कब्रिस्तान था, उसको सामूहिक रूप से क्या स्थान दिया गया? R37 दिया। और इसका आकार जो था ना H आकार का था। कौन सी आकार का था? ये H आकार का था, तो इसको H आकार का कब्रिस्तान कहा गया है। समझ गए मेरे? आगे चलो, लिख लिया ये पक्का। नेक्स्ट हेडिंग डालना मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मोहनजोदड़ो जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द देखने को मिल रहा है। और मोहन शब्द जो है सिंधी की मुअन से आया है। किससे आया है? मुअन। ठीक है, मुअन जो दड़ो। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मर्तकों का टीला। शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है मर्तकों का टीला। ठीक है, यहां से हमें भारी मात्रा के अंदर डेथ बॉडीज मिली है, कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं, मृतकों का टीला। इसी वजह से इसको कहा जा रहा है। समझ गए मेरे भाई? ठीक है,
अब देखिएगा, खोज वगैरह मैं पहले भी बता चुका हूं, 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। ओके, वर्तमान के अंदर जब अपन देखें तो लरकाना जिला है। वर्तमान में इसकी पोजीशन जो होगी, लोकेशन जो होगी, वो लरकाना जिला है सिंध के अंदर। कहां पर? सिंध के अंदर है, पाकिस्तान में। लरकाना जिला पाकिस्तान, ठीक है, वहां पर सिंध वाले इलाके के अंदर यह स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसके कई सारे उपनाम पूछ लिए जाते हैं। हम तो एक याद करके जाते हैं, मर्तकों का टीला। इसको हम क्या कहते हैं? मर्तकों का टीला कहते हैं, लेकिन इसके उपनाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक तो अपन जब बात करें तो इसे कहा जाता है मुर्दों का भाटा। स्थानीय भाषा के अंदर इसको और क्या कहा जाता है? मुर्दों का भाटा। ठीक है, और मुर्दों का भाटा भी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ज्यादातर यहां से हमें क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं, इस वजह से। फिर इसको कहा जाता है सिंधु वाला बाग। इसको क्या कहा जाता है? सिंधु वाला बाग कहा जाता है। ठीक है, इस बात को एक बार समझना आप। देखिएगा, आपने राजस्थान की भूगोल तो पढ़ी ही होगी, है ना? नहीं पढ़ी अभी तक? फिर भी राजस्थान के बारे में तो पता ही होगा आपको। ठीक है, कि राजस्थान का भाग जब हम देखें तो लगभग 60% भाग थार के मरुस्थल में आता है। ठीक है, लगभग। मैं भूगोल मेरे को आती है ना? मैं तो लगभग बोल रहा हूं ना। ठीक है, 61 पॉइंट भी है समथिंग, 61.11, 11 नहीं 11। अब मैथ्स भी ले इस तरह, दशमलव के बाद में अलग अलग बोलते हैं। छेड़ा मत करो बस तुम मुझे, है ना बेटा? तो अगर अपन जब देखें, लगभग 60% भाग जो है राजस्थान का थार का मरुस्थल है। अकेले राजस्थान में थोड़ी है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा अकेले भारत में थोड़ी है, पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान के अंदर भी सिंध वाला इलाका जो है ना, वो थार के मरुस्थल में आता है। सिंध वाला जो इलाका वो थार के डेजर्ट के अंदर आता है। और थार के मरुस्थल का 80% भारत में। थार के मरुस्थल का 80% भारत है, 20% किधर जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है, और ये जो आ रहा है ये डेजर्ट वाले इलाके के अंदर, ये मोहनजोदड़ो। लेकिन डेजर्ट वाले इलाके के अंदर भी हरा भरा जगह है। कैसी जगह? हरी भरी जगह है, क्योंकि सिंधु नदी के यहां से गुजर रही है ना। ठीक है, इस वजह से ये कैसी है? हरी भरी जगह होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? सिंधु वाला बाग। और देखो, रेगिस्तान के अंदर अगर हरी भरी जगह होना तो उस जगह को कहा जाता है नखलिस्तान। क्या कहा जाता है? नखलिस्तान। मिराज, उसको क्या कहा जाता है? मिराज। वो नहीं, मिराज, मृग मरीचिका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसको नखलिस्तान कहा जाता है, क्योंकि दिमाग के अंदर तो अपने को क्या रहता है? जैसे राजस्थान के बारे में ना, लोगों के दिमाग में क्या रहता है? राजस्थान में पानी नहीं है, राजस्थान के लोग पैसे मर रहे हैं बेचारे, इनको तो दूर दूर तक पानी देखने को नहीं मिलता। दक्षिण भारत वाले ऐसे समझते हैं अपने बारे में। एक बार हैदराबाद गया था मेरे रिश्तेदार के पास, तो रिश्तेदार के साथ में किसी उनके दोस्त के उनके रिश्तेदार के पास में गया, तो मेरे को कहता है ये कहीं से आए थे? ये कहीं से आते बाबा? उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है ना। तो मैंने कहा मैं जोधपुर से आया हूँ, राजस्थान से। तो पानी की बोतल आगे कर दी। मैं तो वहां से पैसा थोड़ी आया हूँ। ठीक है, पानी की बोतल। तो यार आपके यहाँ तो पानी नहीं है। मैं क्या, एक बार आओ तो सही, आप डुबो डुबो के मारूंगा, इतना पानी है हमारे पास में। ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में क्या है? राजस्थान पानी नहीं है, राजस्थान है तो बाल विवाह हो रहे होंगे। ये भी एक भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि राजस्थान में तो खूब बाल विवाह होते होंगे। ठीक है, तो उनके दिमाग में एक ये पूर्वाग्रह बसा हुआ। लेकिन अपने यहां पर जब वो आते हैं, आप आकर कभी गोरम घाट देखो, आप कभी आकर सिरोही माउंट आबू वाला क्षेत्र देखो, उदयपुर वाला क्षेत्र देखो, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र देखो, राजस्थान के अंदर तो ये इलाके कैसे हरे भरे। ठीक है, तो इनको नखलिस्तान कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो को भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा गया है? नखलिस्तान कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? नखलिस्तान कहा गया है। ठीक है, रीजन बता दिया मैंने, इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का नखलिस्तान। फिर देखिएगा, यहां से हमें पुरोहित आवास मिला, यहां से हमें महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ। ठीक है, और कनिष्क राजा हुआ था एक कुषाण काल के अंदर, और कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा यहां स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यानी यहां पर जो है आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ जो है हमको कई सारी चीजें देखने को मिलती है।
पढ़ाई लिखाई से देखने को कई सारी चीजें देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का आध्यात्मिक शहर कहा गया। इसको कौन सा शहर कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का आध्यात्मिक शहर जो कहलाएगा वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। साथ ही साथ इसको एक और नाम दिया गया, स्तूपों का शहर। किसका शहर, स्तूपों का शहर। ठीक है, स्तूपों का शहर, क्योंकि यहां पर कनिष्क के द्वारा क्या किया गया था, स्तूप। स्तूप समझते तो ना, स्तूप क्या होता है, ठीक है। मेरी बात सुनो, बौद्ध धर्म के अंदर जो अपन देखे ना, कई सारी इमारतें देखने को मिलती है। एक तो स्तूप होता है, एक मठ होता है जिसको विहार भी कहते हैं, और एक होता है चैत्य। फर्क क्या होगा, चैत्य जो होंगे वो तो बौद्ध मंदिर होंगे जहां पर भगवान महात्मा बुद्ध को पूजा जा रहा है। मठ या विहार जो होंगे वहां पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं, उनका निवास स्थान। और स्तूप उन्हें कहा जाता है जहां पर किसी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी या सम्मानित व्यक्ति के शरीर के अवशेषों को रखा गया हो। बौद्ध धर्म के अंदर उनके अवशेषों को जहां पर रखा गया हो उनको क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो और स्तूपों की संरचना अर्धचंद्राकार होती है। कैसी होती है, अर्धचंद्राकार। जैसे आप सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप देख सकते हो, सांची का स्तूप। सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी स्तूप बनाने के कारण इसको क्या कहा गया, स्तूपों का शहर कहा गया। फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को सामूहिक रूप से एक इतिहासकार था स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम था, स्टुअर्ट पिगट। और स्टुअर्ट पिगट ने जो है इन दोनों शहरों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया, ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये क्या था, जुड़वा राजधानियां थी। ठीक है, ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और वो किसने बताया, स्टुअर्ट पिगट ने बताया। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अलग अलग हो जाएंगे। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बताई गई है 640 किलोमीटर है। कितनी है, 640। क्योंकि देखिए कई कई बार क्या होता है कि हम जब एक साथ नाम लेते हैं ना तो अपन सोचते एक ही है, पास पास होगा क्या, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पास पास होगा ये मंडोर और मां मंदिर जैसे, नहीं। ठीक है, जैसे साउथ वाले सोचते जयपुर और जोधपुर एक ही है। साउथ वाले, बंबई वाले, हैदराबाद वाले, वो जो है ना जो कभी इधर आए नहीं, वो सोचते जयपुर और जोधपुर एक ही है। बंबई से एक मेरा फ्रेंड आया था, फोन करके कह रहा कि हाँ भाई तेरे शहर आ गए हूं, आजा। मैं कहा है कि चांदपोड़। अपन भी नींद से उठे, बेरोजगार थे उस वक्त, नींद से उठे और चांदपोड़ पहुंच गए। चांदपोड़ पहुंच गया मैं तो। मेरे को फोन गए, कहा है, मैं डाइट के पास खड़ा हूं। कि यहाँ डाइट का है। मैं तू कहाँ खड़ा है, क्या कल्लू की होटल के पास खड़ा हूं। मैं यहाँ कल्लू की होटल का है। मैंने कहा वापस बोल, कहाँ खड़ा है, कि कल्लू की होटल में। तू कहाँ खड़ा है, कि जयपुर। मैं क्यों नींद खराब करी, मैं तो जोधपुर हूं। कि ये दोनों अलग अलग है क्या, उनको मतलब नहीं पता है। जैसे आपने नाम सुना होगा मास की गुजरा। मास की गुजरा अशोक के अभिलेख है, जिसके अंदर अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। मास की अभिलेख तो है कर्नाटक के अंदर, और गुजरा अभिलेख है एमपी के अंदर। आपने नाम सुना होगा मक्का मदीना। ठीक है, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक जगत के अंदर। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मक्का मदीना के अंदर अभी हज चल रहा है। क्या चल रहा है, हज। आज ही के दिन, हज का जो दिन होता है ना वो आज ही का दिन है। ठीक है, तो वहां पर हज चल रहा है मक्का मदीना के अंदर। तो लोग क्या सोचते हैं मक्का और मदीना एक ही है, जबकि सऊदी अरब के दो शहर है, दोनों के बीच में कम से कम 450 किलोमीटर का गैप है। मक्का शहर अलग है, मदीना शहर अलग है। ठीक है, वैसे ही यहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी क्या है, अलग अलग है। वो तो मैं तो पहले ही साबित कर चुका हूं। और दोनों के बीच की दूरी पूछी जा सकती है आप लोगों को, 640 किलोमीटर। तो लिख लीजिएगा नोट डालकर। क्या डालकर, नोट डालकर लिखना। स्टुअर्ट पिगट ने, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया।
ठीक है। जुड़वा राजधानियां हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो लोथल, और तीसरी राजधानी कालीबंगा। कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा। यहां पर ही नीचे लिखना, दोनों शहरों के मध्य 640 किलोमीटर की दूरी है। दोनों शहरों के मध्य कितनी दूरी है बेटा? 640 किलोमीटर की दूरी है। बाई चांस पूछ ले तो आप उसके लिए क्या रहें? तैयार रहें। ठीक है, दोनों शहरों के मध्य 640 किलोमीटर की दूरी बताई गई है। ठीक है सर, ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब देखिएगा मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट प्राप्त हुई। देखिएगा, मैं पहले कह रहा हूं इसके अंदर थोड़ा सा विवाद है, तुम बाद में कहोगे, मैं पहले बोल दूंगा। ये शहर 7 क्रमिक स्तरों पर मिला है। कितने स्तरों पर मिला? 7 क्रमिक स्तरों पर मिला है, जिससे हमको पता चलता है कि इसको 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार बसाया गया। अब विवाद क्या था बता? पहले तुमने कभी पढ़ा होगा तो 8 बार उजाड़ा गया और 9 बार बसाया गया, ये भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, लेकिन साफ साफ है, क्लास के बाद मेरे से एविडेंस लेके जाना। 7 क्रमिक स्तरों पर मिला है, 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार ही इसको क्या किया गया था? बसाया गया था। वो शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। लिख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो 7 क्रमिक स्तरों पर मिला है। 7 क्रमिक स्तरों पर मिला है, यानी 7 बार इसको 7 बार उजाड़ा गया, वह 7 बार बसाया गया। ठीक है, कई कई जगहों पर लिखा था 8 बार उजाड़ा गया और 9 बार बसाया गया, है ना? ठीक है, ठीक, ये बात आती है 7 क्रमिक स्तरों वाली। कहां? किस पर? मोहनजोदड़ो के ऊपर। ठीक है, कि 7 क्रमिक स्तरों के ऊपर यह पूरा का पूरा शहर मिला है। फिर देखिएगा यहां से हमें और क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। ठीक है, यानी यहां से मिले साक्ष्य कौन कौन से थे? यहां से मिले साक्ष्य कौन कौन से थे? तो यहां से जो साक्ष्य मिले हैं ना, यहां की सबसे बड़ी संरचना जो थी वो तो थी कौन सी? वृहद अन्नागार। सबसे बड़ी संरचना कौन सी हो जाएगी बेटा? वृहद अन्नागार। याद रखना, ठीक है, क्योंकि नाम आते ही हम सबसे पहले किसको? स्नानागार को ही क्या करते हैं? लिख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संरचना जो थी वो कौन सी थी? अन्नागार थी। मैंने कल भी आप लोगों को बताया, सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी संरचनाओं में सबसे पहला नंबर तो लोथल का गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, अपन लोथल में पढ़ने वाला है। दूसरे नंबर पर हड़प्पा का अन्नागार, तीसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और चौथे नंबर पर वृहद स्नानागार। तो अगर तीसरे नंबर पर यह आ रहा है मोहनजोदड़ो का और चौथे नंबर पर मोहनजोदड़ो का स्नानागार आ रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा? वृहद अन्नागार होगा। और यहां की सबसे बड़ी संरचना जो थी वो कौन सी थी? वृहद अन्नागार थी। ठीक है, फिर यहां से जो है ना बेटा, वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वृहद स्नानागार जो प्राप्त हुआ है इसको अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, ठीक है, कल मैंने इसका फोटो भी बताया था आप लोगों को, फिर से देखोगे? ठीक है, फिर से देखोगे? ये देखो, नहीं, आंखें बंद कर ले, नहीं बोलने वाला। ठीक है, ये वृहद स्नानागार है। ठीक है, ईंटों का बना हुआ है, खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। लंबाई चौड़ाई अगर इसकी पूछी जाए कि भैया इसकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी? ठीक है, लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, और इसकी गहराई कितनी थी? ठीक है, तो देखिएगा, आपको दोनों यूनिट्स के अंदर याद होना चाहिए, मीटर के अंदर भी याद होना चाहिए और फीट के अंदर भी याद होना चाहिए। तो एक तरफ तो लिख रहा हूं मीटर में और एक तरफ किसमें लिखेंगे अपन? फीट के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा, मीटर के अंदर तो आएगा 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा, यानी लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? इस तरीके से
11.88 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी? 7.01 मीटर चौड़ा था। और गहरा कितना होगा? 2.43, यानी आदमी आराम से डूब सकता है। ठीक है, 8 फुट होता है। कितना फुट होता है? 8 फुट होता है। 2.43 मीटर गहरा। फीट के अंदर जब देखें तो 39 फीट तो लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। तो इसकी लेंथ वगैरह अपन को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो यहां पर लिखना आप, यहां से वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। लिख लिया? यहां से वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। सर कल की छुट्टी है क्या? है, बिल्कुल है सर, 17 जून। मेरा उम्र हो गई भाई, तू दिल पे मेरे को वो मत चला। उम्र हो गई, 10 दिन बाद 34 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो दे नहीं सकता ना, क्या कह? और गलती हो गई भाई। ठीक है, लिख ले, यहां से वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। जो लिए लंबाई चौड़ाई लिखे आप, जो लंबाई चौड़ाई लिखे। लिख लिया? ठीक है, ये जो है इसका था। अब देखिएगा, आप खुद देखो कि ये जो है एक खूबसूरत संरचना है। दूसरा, वाटर प्रूफिंग का, ये चीजें मैंने पहले भी बताई, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, है ना। वाटर प्रूफिंग का विश्व के अंदर पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या था? ये स्नानागार था। अब आपको पूछा जा सकता है वाटर प्रूफिंग के लिए उपयोग किसका लिया जाता था? ठीक है, डॉक्टर फिक्सिट। उस जमाने में डॉक्टर फिक्सिट नहीं थी, एक पदार्थ आता बिटुमिन्स। ठीक है, और बिटुमिन्स का उपयोग करके इन्होंने क्या की थी? वाटर प्रूफिंग की थी। ये सवाल बना हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो वाटर प्रूफिंग करने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो किसका करते थे? बिटुमिन्स का करते। और ये पूरे विश्व के अंदर वाटर प्रूफिंग का पहला एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल था ये। ठीक है, इसी वजह से जॉन मार्शल ने इस संरचना को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया। क्या बताया? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। ठीक है, आप देखते ना 7 वंडर्स, जिसके अंदर ताजमहल, ताजमहल को भी बड़ा खूबसूरत बताया गया। ठीक है, ताजमहल बड़ा खूबसूरत लगता है, बाकी तो फालतू की फिजूल खर्ची है, मैंने आपको कही था। ठीक है, तो ताजमहल भले अपन फिजूल खर्ची कहते कुछ भी करते, लेकिन ताजमहल कभी देखने जाना, उस बिल्डिंग को देख कर ही है ना, यूं मन आनंदित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। ठीक है, अकेले जाओगे तो ये वाली फोटो खिंचवा कर आओगे एकदम यूं। ठीक है, और है कपल जाओगे तो ये वाली, उधर से भी एक, है ना। मतलब वहां की फिक्स है फोटो, वहां पर फिक्स है एक फोटो। उस ताजमहल के आगे एक वो चबूतरा सा बना हुआ है, वहां पर बैठ के फोटो खिंचा कर आते हैं। यार क्यों खिंचवानी यार फोटो? ठीक है, ये तो ताजमहल तो हम जैसे गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया हुआ है यार। ठीक है, कि एक शहंशाह ने पैसों के दम पर उड़ाया है गरीब की मोहब्बत का मजाक। ठीक है, तो वाली बात है। तो इनको वंडर्स कहा जाता है। क्यों? ऐसी खूबसूरत चीज दोबारा नहीं बन सकती। अभी अपन दूसरा ताजमहल बनाने की सोचे, बन सकते हो क्या? उस जमाने में नहीं बना। उस जमाने के अंदर ताजमहल के बाद में औरंगजेब की बीवी दिलरास बानो बेगम के लिए ताजमहल जैसा का जैसा बीबी का मकबरा बनवाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको ताजमहल की गंदी नकल ही कहा जाता है। उस जमाने में भी नहीं बना, तो अब तो बन ही नहीं सकता। मेहरानगढ़ जैसा किला बना दोगे क्या दोबारा? बन ही नहीं सकता। तो वो चीजें क्या कहलाती है? आश्चर्य के अंदर आती है। और कि भैया अनोखी चीज जो होती है वो उस विश्व का, उस समय का क्या कहलाता है? आश्चर्य कहलाता है। और किसने बताया था? जॉन मार्शल ने। लिख लेना, इस स्नानागार में, इस स्नानागार में इस स्नानागार में वाटर प्रूफिंग हेतु, वाटर प्रूफिंग, जल रोधन
वाटर प्रूफिंग हेतु बिटुमिन्स का उपयोग किया गया। बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया। ओके सर, बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया था, वाटर प्रूफिंग के लिए जो है बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया। यह विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण माना गया है। वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण माना गया है क्या? वृहद स्नानागार। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया। तत्कालीन विश्व का क्या बताया बेटा? आश्चर्य बताया इसे। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग क्यों करते थे, ये क्या था इसमें। ठीक है, तो इसके पास में ही एक पुरोहित आवास मिला है। क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है, और उस पुरोहित आवास को ही महाविद्यालय भवन भी कहा गया। ठीक है, तो पुरोहित आवास मिला है, तो इसका संभवतः उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ठीक है, बाकी घरों के अंदर हमको शौचालय मिले हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में घरों में शौचालय मिले। ठीक है, यानी अभी वाले लोगों से भी वो ज्यादा क्या थे? एडवांस थे। अभी भी कई कई जगहों पर आप समझ गए होंगे भावनाओं को, अभी भी कई कई जगहों पर लोटा लेके निकल जाते हैं कि खुले के अंदर मजा आता है। ठीक है, कि बंद दीवारों के अंदर हमसे तो क्या उतरती नहीं है, क्या है ना। कई कई जने होते हैं बीड़ी पीते पीते है ना, हाँ मिराज खाओता बीड़ी पीता कुछ भी। ठीक है, वो कुछ भी कर सकते बेचारे। ठीक है, तो कहने का मतलब, लेकिन उस जमाने के अंदर जो है वो घरों के अंदर शौचालय बनाए थे उन्होंने, घरों के अंदर उन्होंने स्नानागार बनाए थे। ठीक है, तो ये जो था वो एक तो सामूहिक स्नान के लिए किया जाएगा, इसका उपयोग सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किया जाएगा। और कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं अपन, तो पहले स्वयं को पवित्र करते हैं कि नहीं करते? कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो अपने आप को पवित्र करते हैं। तो हो सकता है पुरोहित आवास में जाने के लिए, महाविद्यालय भवन में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था धार्मिक अनुष्ठान के लिए। समझ गए मेरी बात? ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान। जैसे कुछ कुछ इतिहासकार तो इसको वजू खाना बता देते हैं। अर्नेस्ट मैके था ना, मैके ने इसको वजू खाना बताया। वजू खाना जो हाथ पैर धोए जाते हैं ना, इस्लाम धर्म के अंदर जो है नमाज पढ़ने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी भी संरचना ऐसी होती है। जैसे कभी दिल्ली गए होंगे ना आप, दिल्ली गए, जामा मस्जिद देखी होगी, तो जामा मस्जिद अगर नहीं गए हो तो भी आप इंटरनेट के ऊपर देखना, जामा मस्जिद का एरियल व्यू देखना, तो बीचों बीच एक जल कुंड है। ठीक है, बीचों बीच में एक जल कुंड है और चारों तरफ उसके सीट्स लगी हुई है, और वहां पर बैठकर वो क्या करते हैं? हाथ पैर वगैरह धोते हैं। यहां पर भी सीटें लगी हुई थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये देखो। ठीक है, यहां पर भी ये बाहर की तरफ सीटें लगी हुई थी, तो हो सकता है यहां से पानी लेकर ये हाथ मुंह वगैरह धोते होंगे। ठीक है, तो इसकी अलग अलग लोगों ने क्या की है? अलग अलग तुलनाएं की है। जैसे डीडी कोशाम्बी है, इन्होंने तो कहा जो पुष्कर का और उत्तराखंड का कमल ताल है ना, उससे इसकी तुलना की है। मतलब अलग अलग विद्वान जो है इसको क्या बताते हैं? अलग अलग बातें बताते हैं। लिख लेना, इस स्नानागार के पास पुरोहित आवास, प्रीस्ट हाउस, पुरोहित आवास, प्रीस्ट हाउस व महाविद्यालय भवन, पुरोहित आवास व महाविद्यालय भवन मिला है। महाविद्यालय भवन मिला है, पुरोहित आवास व महाविद्यालय भवन मिला। ठीक है, और यहां से एक मंगोलियन पुरोहित की खोपड़ी मिली है। कौन से? मंगोलियन पुरोहित की खोपड़ी मिली है। मंगोलियन पुरोहित की खोपड़ी।
ओके, मतलब वो जो खोपड़ी मिली है उसका जब अपन ने पूरा का पूरा किया तो उसकी नस्ल कौन सी पाई गई? मंगोलियन। ठीक है, देखो 4 नस्लें मिली है यहां से, भूमध्य सागरी मिली है, अल्पाइन मिली है, ठीक है, और एक मिली है कौन सी? मंगोलियन मिली है। ठीक है, तो यहां पर जब अपन देखें तो यहां से कौन सी मिली? मंगोलियन पुरोहित की खोपड़ी मिली। फिर लिख लेना मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कांस्य की, किसकी? कांस्य की, 14 सेंटीमीटर ऊंची। ठीक है, 14 सेंटीमीटर की। कितनी? 14 सेंटीमीटर की। देखोगे इसको? हाँ, अब के गौर से देखना, देखा थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? नर्तकी की मूर्ति। गौर से देखना, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं पता चले। ठीक है, एक हाथ के अंदर 24 चूड़ियां पहन रखी है। इनका जो फैशन सेंस था वो थोड़ा सा वियर्ड था। ठीक है, एक हाथ में तो 24 चूड़ियां पहन रखी है, एक में 4 ही पहन रखी है। ठीक है, जूड़ा बना रखा है, पीछे की तरफ जूड़ा बना रखा है, यानी ये केश सज्जा किया करते थे। ठीक है, फिर देखो गले के अंदर इसने जो है, ठीक है, गले के अंदर एक 3 फूल वाला हार पहन रखा है, यानी महिलाएं आभूषण पहनती थी। महिलाएं क्या करती थी? आभूषण पहनती थी। ठीक है, और भी जो है, इसको चेहरा मत देखना, डर जाओगे। ठीक है, तो और भी जो है इसने सौंदर्य प्रसाधन वगैरह कर रखे हैं, और कई कई इतिहासकार तो इसको नग्न मूर्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? नग्न मूर्ति बताते हैं। फिर देखो यहां से एक जो है, एक पुरोहित का जो है पाषाण मूर्ति मिली है। इसको क्या माना हमने? पुरोहित माना, पंडित जी, महाराज। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना है? महाराज माना। ठीक है, अब इसको देखकर आपको क्या क्या लग रहा है? नहीं नहीं, मैंने कल क्या कहा था, किसी के ऊपर पर्सनली अटैक नहीं करना है ना बेटा। इधर देखो, तो यहां पर इसको देखकर क्या लग रहा है? इसने देखो, ये इसके बाल भी पीछे पीछे की तरफ लंबे हैं, थाला फॉर अ नो रीजन, है ना, थाला फॉर अ नो रीजन। ठीक है, तो इसके बाल लंबे हैं। फिर देखो दाढ़ी की भी इसने पूरी की पूरी क्या कर रखी है? शेव कर रखी, यानी ये क्या करते थे? अच्छे रहते थे। उस्त्री वगैरह के भी प्रमाण मिले। ठीक है, तो बियर्ड्स लुक रखते थे ये। अब आप कहो कि सर ये जुओं के लिए लाइनें है क्या? ये लाइनें नहीं, दाढ़ी को दर्शाने के लिए ऐसा बनाया गया, ताकि क्या दर्शाया जाए? दाढ़ी को दर्शाया जाए, दाढ़ी को दर्शाने के लिए ऐसा बनाया गया। फिर देखो आंखें थोड़ी सी लंबी खींची गई है इसकी, ये सौंदर्य दर्शाने के लिए। ऐसी आंखें नहीं होती, मैं मानता हूं, लेकिन सौंदर्य। पहले वाले क्या करते थे? काजल डालकर उसको यूं थोड़ा सा खींचते थे। काजल को क्या करते थे? थोड़ा सा खींचते थे। जैसे मिश्र के अंदर भी आपने देखा होगा, द मम्मी वगैरह के अंदर। ठीक है, तो वो खींचते थे, तो उसको दर्शाने के लिए इसको क्या किया गया? खींचा गया। फिर देखो यहां पर इसने क्या पहन रखा है? आभूषण पहन रखा है। ठीक है, इसका मतलब पुरुष भी जो थे वो क्या करते थे? आभूषण पहनते थे। ठीक है, फिर देखिए इसने हाथ में भी आभूषण पहन रखा है। फिर इसने जो है एक चादर लपेट रखी है, उसके ऊपर जो है ये फूलकारी की गई है। क्या की गई है? फूलकारी की गई है। और इसने ये जो चादर लपेटी है उस पर फूलकारी की गई है। इससे हमें पता चलता है कि ये अच्छे कपड़े पहना करते थे। ये क्या करते थे? अच्छे कपड़े पहना करते थे। फूलकारी इसके ऊपर की गई है। तो ये कई सारी बातें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये पाषाण जी, ये पाषाण मूर्ति जो मिली है वो भी हमको कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो नर्तकी की मूर्ति तो लिख ली, समझ में आई, दिमाग के अंदर आया ना आपने। ठीक है, बाई चांस सवाल पूछ लेके कितनी चूड़ी आती है एक हाथ में, और देखो खड़ी भी पोज लेके है, फैशन का है ये जलवा। ठीक है, ओके, पकड़ी भी एकदम पोज लेकर है ना बेटा। तो चोई चूड़ी है, जूड़ा लगा रखा है। आपको तो एक ही सवाल पूछा जाएगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? तो कहां से मिली बेटा? मोहनजोदड़ो से हमको प्राप्त हुई है। ओके ना, ठीक है। तो दूसरा लिख लेना, पुरोहित की पाषाण मूर्ति। नर्तकी का तो लिख लिया, अरे लिखा ना बेटा, आपने नहीं लिखा। ये देखो, नर्तकी की मूर्ति कांसे की, और फिर लिख लेना पाषाण की पुरोहित मूर्ति। पाषाण की पुरोहित की मूर्ति। चौदह सेंटीमीटर है सर, छोटा ही है, स्केल जितनी है। वो दिख अपन को मोटी रही है, ज्यादा लंबी दिख रही है, लेकिन 14 सेंटीमीटर की है। आपके उचित सवाल आपके दिमाग के अंदर आया, इसको सही आप कर लेना। गुसल खाना अलग होता है, वुजू खाना अलग होता है।
वुजू के अंदर तो सिर्फ हाथ पैर ही धोए जाते हैं, ठीक है, और गुस्ल खाने के अंदर पूरा नहाना गुस्ल कर जाता है, ठीक है। तो वो गुस्ल खाने के अंदर तो नहाएगा तो कपड़े तो खोलेगा ही, बाहर बैठ के तो नहाएगा नहीं, तो वाली बात है, ठीक है। बाथरूम को कहा जाएगा गुस्ल खाना, ठीक है। पाषाण की मूर्ति लिख ली। अब एक लिखना पाशुपति शिव की मोहर। पाशुपति शिव को दर्शाती मोहर, पाशुपति शिव को दर्शाती मोहर, ठीक है। देखो यहां से एक मोहर प्राप्त हुई है, लिख लो पहले फिर समझाता हूं। पाशुपति शिव को दर्शाती हुई मोहर, यहां से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसके अंदर बीचों बीच एक पद्मासन लगाए हुए योगी मुद्रा के अंदर व्यक्ति बैठा है, पद्मासन लगाए हुए अपन देखते हैं ना, ठीक है। आज की तारीख है 16 है ना, 5 दिन बाद देखना दुनिया ढोंग करेगी। जो करता है वो तो हमेशा करता है, लेकिन जो ढोंगी है ना वो सिर्फ 21 जून को यूं एकदम फोटो वोटो खिंचाकर इंस्टा पर फेसबुक पर, ठीक है, वो डालेंगे 21 जून योग दिवस आने वाला है, ठीक है। हाँ चुप, अभी भाई साहब मिलने गए मैं, चुप, ठीक है, हाँ नाम मत ले, ठीक है, अभी वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना बेटा। तो कहने का मतलब जो है वो 21 जून को वो है, ये एकदम पद्मासन लगाए हुए बैठेंगे। एक दिन तो कहेंगे योगा योगा योगा, 22 जून को क्या हमसे नहीं होगा, ठीक है। एक दिन तो कहेंगे योगा योगा। जोश के अंदर मैं अक्सर कई लोगों बच्चों को देखता हूं, जोश के अंदर के अब तो भाई ने कर दिए जिम शुरू, 2-3 दिन तो भाई साहब वो जिम के अंदर तांडव मचाते हैं, तांडव मचाते, कभी ये एरियल वाली लगा रहे हैं, कभी ये वाली एक्सरसाइज, कभी ये वाली एक्सरसाइज, वो नहीं कहता फिर हमने लगाया ये वाला, फिर लगाया ये वाला, ठीक है, इतनी एक्सरसाइज, और तीसरे दिन बिस्तर पकड़े बैठे रहते हैं, ठीक है। हाँ लेग डे आते ही तो मर जाते हैं, लेग डे तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है, और मरे रहते हैं। तो मतलब 1-2 दिन उनमें जोश रहता है, फिर बाद में तो योगा योगा, तो एकदम उसमें नहीं बैठते हो, ठीक है। आप जो है उसमें बैठते हो, पद्मासन लगाए, तो वैसी की वैसी मुद्रा के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, पद्मासन लगाए हुए बैठा, 3 मुख वाला। कितने मुख वाला? 3 मुख वाला। ये देखो चौथा हो कि नहीं हो अपन को कोई लेना देना नहीं, अपन को तो 3 ही दिख रहे हैं, अपन को तो कितने दिख रहे हैं? 3 मुख वाला, और 3 सींग है। इसके कितने सींग है? 3 सींग है, ठीक है। इसके अंदर कितने पशुओं को दर्शाया गया है बताएं? 8। इसको खुद को पशु मत मान लेना हो। 6 पक्का, ठीक है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के 6 पशुओं को दर्शाया गया है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के 6 पशु है। कितने पशु है? 5 प्रकार के। अब देखो कौन कौन से हैं। तो ये तो देखो सबसे पहले गेंडा। ये क्या है? गेंडा, ठीक है, गेंडा। एक हो जाएगा भैंसा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा? भैंसा, भैंसा कह दो, भैंस कह दो। एक हो जाएगा हाथी, और एक हो जाएगा व्याघ्र। क्या हो जाएगा? व्याघ्र यानी शेर। इधर देखो ये शेर, ये हाथी, ये भैंसा और ये गेंडा। ओके, ठीक है। ये तो हो गए 4। नीचे की तरफ देखो, ये 2 हिरण है। क्या है? इनको क्या माना गया? 2 हिरण माना गया है। तो 5 प्रकार के 6 हो गए कि नहीं हो गए? प्रकार तो 5 ही है। इसी वजह से आप लोगों को जब सवाल पूछा जाएगा ना कि पाशुपति शिव की मोहर के अंदर कितने प्रकार के जीव है? 5। कितने जीव है? तो कितने? 6 हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और इसके चारों तरफ जब हम देखें कि अलग अलग जीव दर्शाए गए हैं, इसी वजह से जॉन मार्शल ने इसकी तुलना पाशुपति शिव से की है। किसने? जॉन मार्शल ने इसकी तुलना किससे की है? पाशुपति शिव से की है। समझ गए मेरी बात? पक्का? ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इस मोहर पर 5 प्रकार के, इस मोहर पर 5 प्रकार के 6 जीव दर्शाए गए हैं। इस मोहर पर 5 प्रकार के 6 जीव 6 पशु दर्शाए गए हैं। ये लिख लेना, गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और 2 हरिण।
डन। हाँ, लिखना ये मोहर सेल खड़ी की बनी थी। सेल खड़ी की बनी थी तथा जॉन मार्शल ने ही तुलना पाशुपति शिव से की। जॉन मार्शल ने जो तुलना की थी वो किससे की थी? ठीक है, हाँ। पाशुपति शिव क्या होता है, कंपेयर किया कैसे? ठीक है, तो देखो, जब पाशुपति शिव एक रूप बताया गया है, ठीक है, जो पशुओं के क्या माने गए हैं? आराध्य माने गए। ठीक है, अपन वैदिक काल में भी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और शिवजी जो है हमेशा से क्या रहे हैं? भारत के अंदर पूजनीय रहे हैं। तो जॉन मार्शल ने जो तुलना कर दी कि ये तो क्या थे कि पाशुपति शिव थे, तो जॉन मार्शल तुलना कर रहा है अपने दिमाग के आधार पर। ठीक है, अपन उसके अंदर नहीं। इसी वजह से मैंने यहां पर जो है आप लोगों को स्पेशली नाम लिखवाया है। मैंने नहीं की ये तुलना, मैंने नहीं की, कसम से मैंने नहीं की। ये किसने की? जॉन मार्शल ने की है। इस वजह से मैंने जो है स्पेशली यहां पर किसका नाम लिखवा दिया? जॉन मार्शल का नाम लिखवा दिया। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो ये पाशुपति शिव की हो जाएगी। फिर लिख लेना अन्य साक्ष्य। ठीक है, अन्य साक्ष्य। अन्य साक्ष्य कौन कौन से मिले? मोहनजोदड़ो से, तो लिखना विश्व में कपास के साक्ष्य। विश्व में कपास, कोष्टक में लिखना सिंडन। कपास को सुमेरियन सभ्यता के लोग क्या कहते थे? सिंडन। विश्व में कपास के साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से मिले। कपास के साक्ष्य यहीं से मिले। ठीक है, फिर लिखना चांदी की मोहरें। ठीक है, और लिख लेना चांदी का प्रमाण भी यहीं से पहली बार मिला। चांदी का पहला प्रमाण भी यहीं से मिला। चांदी का प्रमाण भी यहीं से मिला। बोल बोल बोल। नहीं हुआ तभी तो मिला ना। हाँ, तो खराब थोड़ी होगा, खराब नहीं होगा। हाँ, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है खराब। साक्ष्य, साक्ष्य, तभी तो मैं साक्ष्य कह रहा हूं ना, उनके साक्ष्य, एविडेंस कह रहा हूं मैं। गेहूं के दाने वगैरह जो मिले हैं ना, वो दरारों के अंदर मिले, खराब नहीं। हाँ, बिल्कुल वैसे के वैसे मिले, उनके साक्ष्य मिले। ठीक है, यूं थोड़ी कि वहां से गेहूं के दाने इकट्ठे करके रोटी बना के खा ली। उनके साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर हमने कहा है कि ये लोग क्या करते थे? गेहूं इत्यादि को क्या करते थे? उगाते थे। कपास के साक्ष्य मिले हैं, जैसे वो जो नहीं सूती, एक मटके के अंदर जो है एक उस्तरा मिला जो सूती कपड़े से क्या हुआ था? लपेटा हुआ था। तो जब सूती कपड़ा मिला है तो सूती कपड़ा तो किससे बनेगा? कपास से ही तो बनेगा ना। इस आधार पर ये क्या कह रहे हैं? फिर देखिए, साक्ष्य कैसे कहते हैं? जैसे सुमेरियन सभ्यता के लोग थे ना, उनके अभिलेख तो पढ़े जा चुके। वो कहते थे कि वी वर ट्रेडिंग विद मेलुहाज। हम क्या करते थे? मेलुहा के साथ में ट्रेड किया करते थे, व्यापार करते थे, और उनसे सिंडन प्राप्त करते थे। क्या प्राप्त करते थे? सिंडन। और मेलुहा शब्द उन्होंने उपयोग किया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का के लिए। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों से वो क्या ले रहे? कपास ले रहे हैं। यानी उन्होंने कपास कहां से प्राप्त किया? सिंधु घाटी। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि ये साक्ष्य इत्यादि मिले हैं। ओके ना? तो चांदी की मोहरें मिली। फिर लिख लेना शिलाजीत। ठीक है, शिलाजीत होता है, ये बॉडी के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को क्या करता है? बूस्ट अप करता है। आजकल तो जब अपन देखें तो ये तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है शिलाजीत। नहीं, पुरुष लेता है।
ठीक है, पुरुष लेता है ये, ठीक है। शिलाजीत बहुत, क्योंकि देखो शिलाजीत के साथ में ना एक भ्रांति जुड़ी हुई है सीधा सीधा कि इट इंक्रीज द सेक्स पावर, ठीक है। तो बिल्कुल सेक्स पावर को तो बढ़ाता है ये, लेकिन शिलाजीत बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को क्या करता है, बूस्ट करता है। आजकल युवाओं के अंदर ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, ये कपीवा वाला, एम्बीब्लेज वाला, ठीक है। एक्चुअली प्री वर्कआउट के अंदर ना शिलाजीत लिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, जिससे उसकी क्या होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, बॉडी वगैरह बनाने के लिए जो है अच्छे से वेट वगैरह उठा सकता है। तो ये क्या किया जाता है, शारीरिक वृद्धि के लिए शिलाजीत उपयोग किया जाता था। शिलाजीत कहां पर मिला है, मोहनजोदड़ो से। फिर लिख लेना हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड। एक मोहर मिली है जिस पर मोहर, बकरे का पीछा, चाकू लेकर बकरे का पीछा करते हुए व्यक्ति का चित्रण, चाकू लेकर बकरे का पीछा करते व्यक्ति का चित्रण, व्यक्ति का चित्रण, ठीक है। कि एक आदमी चाकू लिया हुआ है, ठीक है, आगे आगे बकरा पीछे पीछे, वो बस के पकड़ गई यहीं पर, उसको गजीबा करूं, है ना। तो चाकू लेकर बकरे का पीछा करते व्यक्ति का चित्रण जो है, एक मोहर यहां से मिली है। फिर लिख लेना कुम्हार की बस्ती, कुम्हारों की बस्ती, ठीक है। मतलब कुम्हारों की बस्ती एक ऐसी बस्ती मिली है जहां पर हर घर के अंदर चाक मिली, क्या मिली, चाक होती ना जिस पर मटकी वगैरह बनाई जाती है। तो वो एक हड़प्पा से है ना, हड़प्पा के अंदर पहले लिख लेना श्रमिक आवास मिला, वहां से क्या मिला, श्रमिक आवास मिला है। तो श्रमिक आवास तो मिला हड़प्पा से, और जो है कुम्हारों की बस्ती मिली है यहां से। फिर लिखना मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य, ठीक है। यहां से किसके साक्ष्य मिले, मलेरिया के साक्ष्य मिले। एक लास्ट नोट लिख लेना, यहां से कब्र प्राप्त नहीं हुई है, यहां से कब्र प्राप्त नहीं हुई, कब्र नहीं मिली। क्योंकि मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि अभी सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से कब्र प्राप्त नहीं हुई, हड़प्पा, रोपड़, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहां से कब्र नहीं मिली है, कहां से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। बाकी भी देखो, एक जैसे तांबे का रथ यहां पर आता है, कांसे का रथ मिला है, मॉडल मिला है, घोड़े का प्रमाण मिला है। यहां से ना एक फारस की मुद्रा मिली है, किसकी, फारस की मुद्रा मिली है, ठीक है। फारस की मुद्रा मिली, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये लोग क्या करते थे, विदेशी व्यापार करते थे, ठीक है। आज आपके पास में डॉलर होंगे, आपके पास में पाउंड होंगे, तो कब होंगे, जब आप किसी विदेशी व्यक्ति के साथ में ट्रेड करोगे तब आपके पास में मिलेंगे ना, ठीक है। विदेशी व्यक्ति के साथ ट्रेड करोगे तो आपके पास मिलेंगे। या आप कभी घूमने जाओगे, यूरोप वगैरह के अंदर जाओगे, तो वहां पर आप क्या करोगे, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज करोगे। तो एक भारतीयों की आदत होती है एक करेंसी रखने की, इकट्ठी करते हैं, ठीक है। पहले तो एक वो ट्रेड था, 786 का कोई अगर नोट मिल जाता था ना, उसको संभाल के रखते थे, ठीक है। एक जने ने इतने संभाले 50-60 हजार रुपए कर लिए, ठीक है। जितने हो गई डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, अब फंस गया, ठीक है। तो फिर भी उसका जीव नहीं माना, लास्ट के अंदर उसने जाकर बैंक के अंदर जमा करवा दिए और 60,000 रुपए जो है वो अपने पास रख लिए। बैंक वालों ने पूछा भी तो कहा कि साहब मैं तो ये जो है इसको क्या कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो फारस की मुद्रा कब होगी, जब ये विदेशी व्यापार करेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगी, फारस की मुद्रा मिलेगी। समझ गए मेरे भाई, ठीक है। फारस की मुद्रा मिल गई यहां पर, और तो इंपॉर्टेंट इतना ही है। बाकी आपको साक्ष्य जो है वो मिल जाएंगे उस पेपर के अंदर, शीट के अंदर जो है साक्ष्य मिल जाएंगे। क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहां से जो कंकाल मिले ना, उनके ऊपर शोध की गई ना, तो उनकी मौत मलेरिया से मानी गई। जैसे मैंने बताया गठिया, हड़प्पा के अंदर गठिया मिले ना, तो उनकी कंकालों की तो गठिया के अंदर क्या होता है, जैसे आपने साइंस पढ़ा होगा ना, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसके अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है,
यूरिया और यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो वैसे ही पता चल गया गठिया का, और यहां पर जो पता चला वो किसका पता चला था? मलेरिया का। बाढ़ के साक्ष्य भी मिले, हाँ ये लिख लेना, बाढ़ के साक्ष्य मिले यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं कि यहां पर क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी। ठीक है, हाँ 786 का क्या लॉजिक है? क्लास के बाद बताऊं? एक्चुअली सिलेबस में नहीं है ना, तो इस वजह से डिस्कस करना अच्छा नहीं है। देखो क्या होता है कि जैसे हर नाम के वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है, माने तो कोई लॉजिक नहीं है, और माने तो कई अंधविश्वास भी हो जाए। ठीक है, जैसे नाम है, मेरा नाम है आसिफ, मेरा नाम क्या है? आसिफ। तो अलीफ सीन ये फे, अलीफ ये तो है अलीफ, ये सीन, ये सीन और ये मिलकर सी हो गया, और ये फे फ। अब 4 नंबर 4 अक्षर हो गए। अब जब अपन देखें तो अलीफ 1 नंबर पर आ रहा है, जैसे आपने देख रहे हो रीजनिंग के अंदर ABCD वो नंबर्स, तो वो नंबर मिलाते हो ना आप पूरे। ठीक है, तो वो नंबर मिलाकर 27-28 बनते हैं ये। ठीक है, ये आसिफ के तो मिलते हैं 27-28। एक शब्द होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। यानी भगवान का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जब न्यूमरोलॉजी मिलाई, नंबरोलॉजी मिलाई जाती है, तो वो आती है 786। ठीक है, इस वजह से वो जो है किसी भी शुभ काम के अंदर ऊपर लिख देते हैं वो क्या? 786, 786 लिख देते हैं। तो ये 786 दिखते ही दिमाग के अंदर आ जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ईश्वर का नाम। जैसे अपन देखे सनातन धर्म में श्री लिखा जाता है, तो गणेश जी याद आ जाते तुरंत। ठीक है, श्री गणेश, या तो वैसे ही कोई काम शुभारंभ करने के लिए जो है वो क्या करते हैं? 786 लिखते हैं। ओके, चलो 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 आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो, चन्नू दड़ो। ठीक है, इधर उधर मत जाया करो, चिन्हू दड़ो। हाँ अटी बैठा हूं मैं, देखियो थाने, है ना? चिन्हू दड़ो। मुझे पता है संडे के दिन तुम्हें बुलाया गया, बड़ा जोर आ रहा है, फिर भी तुम इसलिए आ गए कि कल छुट्टी है ना? कि कल छुट्टी है इसलिए, नहीं तो बाकी बेचारे जो काफी बाहर से रहते हैं वो पूरे सप्ताह कपड़े नहीं धोते हैं। और संडे के दिन जो है क्लॉथ वॉशिंग डे होता है, नींद डे होता है। नींद भी बच्चे इतने बदमाश है कि अगर इस कोचिंग नहीं जाना ना तो सोए पड़े 10-10 बजे, 11-11 बजे तक। ठीक है, 12 बजे तक। देखो एक जना अपनी बात भी बता रहा है। एक बात याद रखना, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो, जीवन के अंदर सफल होना है। अगर आप चाहते हो कि आपके भाग्य का उदय हो जाए तो रोजाना सूर्य को उगते हुए देखना, आपके भाग्य का उदय हो जाएगा। आने वाले 1-2 साल के अंदर जो है आपके भाग्य का उदय हो जाएगा। रोजाना सूर्योदय को आप जरूर देखो। मेरे कहने का मतलब यह है रोजाना जल्दी उठो। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है शारीरिक व्यायाम करो। ठीक है, तुम तो उठते क्यों हो? क्योंकि 7 बजे क्लास है। ठीक है, इस वजह से तुम मजबूरी के अंदर जल्दी उठ रहे हो, और जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन पढ़े हैं, यूं पढ़े, कई तो यूं पढ़े जैसे उनको संभालना पड़ता है, मर तो नहीं गया, ये लाश तो नहीं पड़ी है। ठीक है, तो उनको संभालना पड़ता है। तो आप लोग है ना हमेशा, और बॉडी को थोड़ा सा हलचल करवाते रहो। ठीक है, हलचल करवाते रहो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आने वाली है, बाद में दिक्कत आने, क्योंकि अभी अपनी जीवन प्रत्याशा आयु बहुत कम हो गई है। और पहले जो बूढ़ों की बीमारियां होती थी ना, वो आजकल युवाओं में आने लग गई है। बूढ़ों की हार्ट अटैक वगैरह तो हम सोचते ही नहीं थे यार, मेरे से छोटे छोटे मर गए यार, मेरे को भी डर लगने लग गया। ठीक है, तो मेरे को भी डर लगने लग गया, तो वाली बात है। तो आप भी क्या करो, बॉडी को एक्टिव रखो, आलसी मत बनो, है ना बेटा। चन्हूदड़ों के बारे में जब हम बात करें तो ये देखो, ये वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में, कहां पर स्थित है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1931 में NG मजूमदार द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया था? NG मजूमदार द्वारा खोजा गया। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना बेटा। ठीक है, NG मजूमदार ने खोजा था, क्योंकि फैक्ट है, इसको क्या समझाऊं, है ना, बिल्कुल फैक्ट है। NG मजूमदार ने 1931 के अंदर इसको खोजा, और 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा उत्खनन, 1935 के अंदर अर्नेस्ट मैके ने क्या किया था? इसका
उत्खनन करने का कार्य किया था, यानी खोजा गया, खोज करता। जैसे आप राजस्थान के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, तो एक आता कालीबंगा, यहां पर भी आएगा। तो कालीबंगा को खोजा तो गया था किसके द्वारा? एएन घोष के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। 1952 इसमें आता, कहीं पे 53 आ जाता है, ठीक है। देखो इतना है, राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में कई कई जगहों पर विवाद चलता है, लड़ते हम, लड़ते, तलवारें वलवारें तो नहीं निकालते, क्योंकि ये लोकतंत्र है नहीं, मैं तो निकाल लूं, मैं तो निकाल लूं। मेरे घर पे तलवार भी पड़ी है बिना धार की, बिना धार की। मैं पहले उसको क्लियर कर दूं, नहीं तो मैं एक बार ट्रोल हो गया था, मजाक मजाक के अंदर वीडियो बना दिया भांजे ने और उसी ने डाल दिया, ठीक है। मैं उसमें तलवारबाजी कर रहा था, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं, अरे सर आप ही तो क्लास में कहते हो कि तलवार जब म्यान से निकाल दी जाती है तो बिना खून पिए वापस नहीं जाती, आप ही जो है ये वापस आपने म्यान के अंदर कैसे डाल दी? मैं कि बेटा बिना धार की है, तो बिना धार की तलवार, तो तलवारें निकाल सकता हूं मैं, है ना, है जिगरा, हाँ इतना फिक्र मत कर, ठीक है, सिरवीर काट दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो हम लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आता है। यूपीएससी आज भी कालीबंगा को गंगानगर में मान रही है, यूपीएससी जो है ना वो कालीबंगा को आज भी गंगानगर में मान रही है। आप कह रहे हो कि सर कौन से भांग पी के आए हो सुबह सुबह, हनुमानगढ़ में आए हो, तो ठीक है, लेकिन भैया जिस वक्त खोजा गया था उस वक्त जिला कौन सा था? गंगानगर ही तो था, उस वक्त गंगानगर था, ठीक है। यूपीएससी आज भी 1953 मानती है, और अपने वाले राजस्थान वाले क्या कह रहे हैं? 1952, 1951, 1952 मान रहे, ठीक है। तो वाली बात है, कॉन्ट्रडिक्शन चलता है, ठीक है। राजस्थान इतिहास वाले जो है मानबाई को पुत्र अंता बता देते बेचारी को, ठीक है। जबकि राजस्थान भारत के इतिहास के अंदर हम बिल्कुल नहीं कहते कि मानबाई पुत्र अंता थी, ठीक है। कई कई जगहों पर जो है ऊपर नीचे चलता है, कई जगहों पर ऊपर नीचे चलता है। तो राजस्थान का इतिहास राजस्थान के हिसाब से बताया जाएगा, और भारत का इतिहास जो है वो किस हिसाब से बताया जाएगा? भारत के हिसाब से बताया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग आता है यहां पर। तो जैसे वहां पर अमलानंद घोष ने खोजा, खोदा किसने? बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। वैसे ही यहां पर एनजी मजूमदार ने इसको खोजा, और अर्नेस्ट मैके के द्वारा क्या किया गया था? उत्खनन किया गया, समझ गए। वर्तमान में कहां पर है? सिंध पाकिस्तान में। नदी कौन सी हो जाएगी इसकी? सिंधु नदी के बाएं तट पर है। ये कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के बाएं तट पर है। सिंधु नदी के बाएं तट पर। बाकी पूरा स्थल जब हम देखते हैं ना, तो वो तो है दाएं तट पर। कौन से तट पर है? दाएं तट पर है। लेकिन ये कौन से तट पर है? बाएं तट पर। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पूरा स्थल सिंधु नदी के बाएं तट पर है? तो कौन सा हो जाएगा? चिन्हूदड़ो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा यहां से हड़प्पोत्तर, हड़प्पा के बाद वाला, हड़प्पोत्तर का मतलब क्या होगा? हड़प्पा के बाद वाला एक संस्कृति थी, झुंकर झांगर संस्कृति। कौन सी संस्कृति? झुंकर झांगर संस्कृति के प्रमाण भी मिलते हैं। यहां से किसके प्रमाण मिल रहे हैं? झुंकर झांगर संस्कृति के प्रमाण भी मिलते हैं। यह सवाल बना हुआ है कि किस पुरा स्थल से झुंकर झांगर संस्कृति के प्रमाण भी मिले? चिन्हूदड़ो से मिले। कहां से? चिन्हूदड़ो से झुंकर झांगर संस्कृति। फिर यहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सभी जगहों पर तो हमें किसके साक्ष्य मिले? दुर्ग के साक्ष्य मिले। लेकिन यह पूरा स्थल ऐसा था जहां से हमें दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला। तो हमसे सवाल पूछा जा सकता है, हाँ नगर नहीं, टीले दो थे। नगर टीला भी था, पूर्वी टीला भी था, पश्चिमी टीला भी था, लेकिन कोई बड़ी इमारत नहीं मिली है। इस वजह से हमने कहा कि दुर्ग के साक्ष्य यहां पर नहीं मिले। और देखिए ये झुंकर झांकर संस्कृति थी ना, ये ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण। और बाकी वाली सिंधु घाटी सभ्यता तो कैसी थी? नगरीय सभ्यता। यानी ये थोड़ा सा कम विकसित था। चिन्हूदड़ो जो है ना वो कैसा था? थोड़ा कम विकसित बताया जाता है। और यहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। क्लियर है? अब लिख लेंगे हम अन्य साक्ष्य, क्योंकि देखो ज्यादा हमने जो जोर दिया था वो किस पर दिया था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर दिया था। बाकियों के सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं, ठीक है।
जहां से सवाल निकलेगा। एक तो यहां से मिले लिपस्टिक के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य मैंने पहले भी बताया आपको। हाँ, तो लिपस्टिक लगाना विकास का कौन सा चरण है ये बता दो मेरे को। ठीक है, विकास का काय का चरण है यार। महिलाएं अगर कोई क्या ग्रामीण महिलाएं सस्ती सवरती नहीं है। मैंने क्या कहा, इतनी विकसित नहीं है लेकिन है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मतलब लोगों को यहां पर लिपस्टिक लगाने से भी दिक्कत है। ठीक है, लिपस्टिक लगाने से भी दिक्कत है, यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। और पता नहीं कि वो इसका उपयोग जो है प्रसाधन में ही करते थे, क्या पता, हो सकता कलरिंग के लिए भी कर ले। ठीक है, और जरूरी थोड़ी महिलाएं लगाती थी, टिकटॉकियों की जमात उस जमाने में भी हो सकती है। हमारे छोरे भी छोरियों से कम है क्या? आजकल है ना, कई लड़कों को देखकर लगता है कि भाई साहब वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है लड़कियों से ज्यादा यूज कर रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, सीरम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इतने तैयार होते हैं। हमको तो कहा जाए ना कि चल शादी में चलना है, ये किया, ये बाल तो मेरे को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को याद भी नहीं होगा जीवन के अंदर जो है कभी मैंने कंघा यूज किया हो। कंघा यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बाल देखो, आंधी आए चाहे तूफान आए, एक बाल बाका नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो वाली बात है, धूल के लिए तो फिर साफ करने पड़ते हैं इनको। ठीक है, ये करें और चले। दोस्त पूछते हैं क्या शादी है, नाके चलेंगे क्या? कि तेरे बाप की शादी है क्या जो नाके जाएगा? ठीक है, चल यूं ही उठ के जाते हैं। ठीक है, बस परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया और चले गए। बाकी कईयों को देखते हैं ये सीरम लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, फेस पैक लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कि यार क्यों नाटक कर रहे हो? एक दिन गलती से वो वही नाई की बात में आ गया मैं कि भैया यहाँ पर है ना पिगमेंटेशन हो रहा है। मैं कि ये क्या होता है? कि ये नहीं, आप ये फेस पैक यूज कर लो। और मैं कि वाह भाई लगा दे। 800 रुपए ले लिए, 800 रुपए लिए। कोई गोल्ड फेशियल किया, पता नहीं उसने क्या किया। मैं क्या 800 रुपए कोई होते हैं क्या भाई? 8 महीने तक मैं शेव करवा के जाता। ठीक है, तो वाली बात है। तो आजकल के लड़के बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, सौंदर्य तो हो सकता है लिपस्टिक लड़के लगा रहे होंगे। उस पुरोहित जी को देखकर तो लग रहा था कि वो तो ज्यादा फैशनेबल थे, उस नर्तकी से ज्यादा वो अच्छे लग रहे थे, है ना? ठीक है, तो वो अच्छे लग रहे, तो वाली बात है। बस फिर लिखना, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के निशान। बिल्ली का पीछा करते, हाँ निशान रह गए, अब दिमाग मत लगाना कैसे रहे। कुत्ते के पंजे के निशान, किताब में जो लिखा हुआ वही बता रहा हूं, मैं मन से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, निशान रह गए। नई नई जब दीवारें बनती है गांवों के अंदर, तो वो नहीं कुछ दिल फेंक यूं बनाकर आ जाते हैं। ठीक है, इधर ए लिख देते हैं, इधर एफ लिख देते हैं। ठीक है, कोई नाराज ना हो इसलिए मैंने मेरा ही नाम लिखा है ना बेटा, नहीं तो कोई कह देगा आपने मारा। एफ मेरी बीवी का नाम है भाई, वो तुम खोज लेना। ठीक है, क्या है? ठीक है, एफ नाम जो शुरू होता है वो मेरी बीवी के नाम से शुरू होता है, तो वाली बात है। तो वो फिर कई सालों तक निशान रहता है कि नहीं रहता है? तो एक गीला गार का आंगन था चन्हूदड़ों के अंदर, गीला गार का आंगन था जिसमें आगे आगे बिल्ली के पंजे के निशान, पीछे पीछे कुत्ते के पंजे के निशान। और वो हमारे लिए क्या बना दिया इसने? सवाल छोड़ दिया। फिर लिख लेना, वक्र आकार की ईंटें, वक्राकार ईंटें। यहां से वक्राकार ईंटें मिली है। कर्व्ड होती है ना, मुड़ी हुई ईंटें, जैसे इंटरलॉकिंग वाली ईंटें नहीं होती अभी फुटपाथ वगैरह के ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, तो वाली। सर बारीक और बड़े लिखिए, मतलब वाह वाह, ठीक है, वक्राकार ईंटें मिली। फिर यहां से मनके बनाने का कारखाना, यहां से मनके बनाने का कारखाना। मनके समझते हो ना बेटा? मिणिया, मिणिया, छोटे छोटे मोती होते ना, छोटे छोटे मोती होते, उनको कहा जाता है मनका। ठीक है, और देखो चणहू, चणहू का मतलब ही क्या है? चणहू का मतलब ही क्या है? छोटे छोटे मोती। और दड़ों का मतलब क्या है? एक ऐसा टीला जहां से ज्यादातर हमें क्या मिले? मोती मिले। सिंध के अंदर 3 दड़े हैं। कितने दड़े? 3 दड़े। एक तो मोहन जोदड़ो पढ़ लिया, एक चन्नू दड़ो पढ़ लिया, एक है जुदेर जोदड़ो। एक कौन सा जोदड़ो है? जुदेर जोदड़ो। तो चन्हू दड़ो का मतलब तो मोती,
जुदेर का मतलब होता है संपत्ति, खूब सारी संपत्ति मिली है वहां पर, इसलिए नाम रख दिया उसका क्या, जुदेर जोदड़ो। और एक हो जाएगा मोहन जोदड़ो, एक कौन सा हो जाएगा, मोहन जोदड़ो। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, और एक लिख लेना गुड़िया बनाने का कारखाना, गुड़िया, गुड़िया होती ना, गुड़िया, डुल्ली, डॉल, डॉल। इसको एक्चुअली है ना कई सारी किताबों में गुड़िया लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुड़िया लिखा मैंने इसलिए जानबूझकर लिखा है, गुड़िया बनाने का कारखाना। हाँ, बेबी डॉल, सोने दी नहीं है, झूठी है वो तो। ऐसे गाने मत सुना करो, तुम्हारी जियोग्राफी खराब हो जाएगी। ठीक है, ये दुनिया पीतल दी है, झूठ बोल रही है, ये दुनिया निकल दी, आपने बड़ा ना, निफे परत्र, सियाल परत्र। ठीक है, ये दुनिया सिलिकॉन दी, ये दुनिया फेरम दी, वो सही है, ये दुनिया पीतल दी बिल्कुल भी नहीं है। तो उस झूठी महिला के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, गुड़िया बनाने का कारखाना, लिपस्टिक वगैरह, ये सारा हो गया। चन्हूदड़ो यहां पर क्लियर। नेक्स्ट लिख लेना, चन्हूदड़ो के बाद में कालीबंगा, आप सबका प्रिय, क्योंकि राजस्थान में एक्चुअली क्या होता है कि राजस्थान के अंदर कालीबंगा पढ़ाते पढ़ाते पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा देते हैं। ठीक है, और फिर इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है राजस्थान के बच्चों के अंदर कि कालीबंगा सभ्यता अलग है और सिंधु सभ्यता अलग है, जबकि कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। एक पूरा स्थल, जैसे बाकी वाले पूरा स्थल है वैसे ही एक पूरा स्थल कौन सा है, कालीबंगा। हेडिंग डालना कालीबंगा, कालीबंगा लिखना। 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा घग्गर नदी के तट पर खोजा गया। कौन सी नदी है बेटा, घग्गर नदी के तट पर खोजा गया, घग्गर नदी के तट पर खोजा गया। ठीक है, किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा घग्गर नदी के तट पर खोजा गया था। ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर इसके क्या हो जाएंगे, उत्खनन करता। ठीक है, खोज करता तो है अमलानंद घोष और उत्खनन करता कौन हो जाएंगे बेटा, बीके थापर और बीबी लाल। ठीक है, फिर देखिएगा एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा। ठीक है, और दशरथ शर्मा ने जो है इसको क्या बताया, तीसरी राजधानी। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि दो राजधानियां तो कौन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ट्विन कैपिटल्स। और तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने किसको बताया था, कालीबंगा को। लिख लेना, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। ओके, तीसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी, कालीबंगा। ठीक है, अब देखिएगा इसका नाम कालीबंगा क्यों है। ठीक है, तो काले रंग की मट्टी की चूड़ियां मिली, यहां पर किसकी चूड़ियां मिली, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां मिली। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः ये लाख की चूड़ियां भी हो सकती है। लाख की चूड़ियां जो सुहागिनों का प्रतीक मानी जाती है, और लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है जयपुर और जोधपुर। जयपुर नंबर 1 पर आता है। ठीक है, तो ये लाख है क्या, ठीक है, लाख की चूड़ी आपने देखी होगी, तो लाख की चूड़ी के अंदर जो है पीपल जैसा एक पेड़ होता है लाख का। ठीक है, उसके ऊपर ये गोंद जैसा पदार्थ लगता है लाख, और उसको साफ करके क्या बनाया जाता है, उसमें मट्टी मिलाई जाती है। ठीक है, देखो शुद्ध लाख की चूड़ी नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे आप देखते हो सोने की चूड़ियां या सोने का कोई भी आभूषण,
दिख रहा है किसी के? सारे गरीब। ये देखो इसने यहाँ पे पेन रखे, ठीक है, इसने यहाँ पे सोने के पेन रखे, शुद्ध सोने के, शुद्ध विशुद्ध। अगर शुद्ध होता ना तो ये यूं टूट जाता। आपने देखा होगा ओलंपिक के अंदर जब गोल्ड मेडल मिलता तो वो हल्का सा उसको यूं दांत लगा के देखते हैं, ठीक है। क्यों देखते हैं? कि वो चेक करते हैं कि शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है। वो हल्का सा यूं दांत लगाते हैं क्योंकि वो शुद्ध होता है। एक जने को पता नहीं था, किसी गरीब देश को मिला, पहली बार मिला, वहां के मेयर को ले जाकर दिया, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया गया, ठीक है, उसने उसको काट के तोड़ दिया, तो शुद्ध नहीं होता है, तो उसके अंदर भी खोट मिलाई जाती है। वैसे ही लाख की चूड़ियों में भी क्या मिलाई जाती है? मिट्टी मिलाई जाती है, मिट्टी मिलाई जाती है, बेरजा, मुलब्बा, सफेदा, ये मिलाया जाता है, ठीक है। तो इतिहासकार कह रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जब अपन बात करेंगे तो इतिहासकार क्या कहेंगे इसको, कि ये लाख की चूड़ियां थी। क्या थी? ये लाख की चूड़ियां थी। सर राजस्थान के एग्जाम में इसे हनुमानगढ़ में ही मानना है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया था कि वो भाई साहब गंगानगर मान रहे हैं, हमको तो किसको मानना है? हनुमानगढ़ को ही मानना है, ठीक है। तो इसमें काले रंग की चूड़ियां मिली। क्या मिली? काले रंग की चूड़ियां बहुतायत मिली, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया? कालीबंगा। कालीबंगा के पास में एक जगह पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, टिब्बी के पास, ठीक है। तो पीलीबंगा के अंदर हमें क्या मिली? पीले रंग की चूड़ियां मिली, नाम क्या रख दिया? पीलीबंगा। तो लिख लेना कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। सर नोट्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इनको जवाब दो, ठीक है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियां। दशरथ शर्मा ने इसको कह दिया क्या? तीसरी राजधानी बता दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां से जो है साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तो सबसे पहले तो हम जब देखें ना, ये इलाका जो था बाकी पुरा स्थलों की अपेक्षा थोड़ा कम विकसित माना गया, क्योंकि एक तो यहां पर जो है नालियां मिली ना, नालियां, वो लकड़ी की नालियां थी। यहां से क्या मिली हमको? लकड़ी की नालियां मिली। और जल निकासी भी इतनी उन्नत नहीं थी, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने सबसे बेस्ट जो इसकी विशेषता बताई है वो क्या बताई? जल निकासी, वाटर ड्रेनेज। और वहीं पर जो इतनी विकसित नहीं मिलेगी, लकड़ी की नालियां मिल रही है। मकानों के अंदर भी कच्ची ईंटों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से इसको कहा गया है दीनहीन बस्ती। इसको क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती कहा गया है। किसको? कालीबंगा को। क्योंकि ये बाकियों की अपेक्षा क्या थी? कम विकसित थी। बाकी पुरा स्थलों की अपेक्षा कम विकसित होने के कारण इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। लिख लीजिएगा, बाकी पुरा स्थलों की अपेक्षा कम विकसित थी। बाकी पुरा स्थलों की अपेक्षा कम विकसित। पूरा स्थल जल निकासी ज्यादा उन्नत नहीं थी। जल निकासी ज्यादा उन्नत नहीं थी। जल निकासी ज्यादा उन्नत नहीं थी। वह कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिले। लकड़ी की नालियां मिली। लकड़ी की नालियां मिली, ठीक है। अतः इसे दीनहीन बस्ती कहा गया। अतः इसे दीनहीन
बस्ती कहा गया है। ठीक है, सीधा सवाल बनेगा आप लोगों के लिए कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल को दीनहीन बस्ती कहा गया है? तो विच एंशिएंट साइट इज नोन एज दीनहीन सेटलमेंट? ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है ना, कालीबंगा हो जाएगा दीनहीन बस्ती। समझ गए? ठीक है, फिर यहां से अन्य साक्ष्य कौन कौन से मिले, कहां कहां से सवाल निकल कर आते हैं? ठीक है, एक तो यहां पर विश्व के अंदर पहली बार भूकंप के साक्ष्य मिले। विश्व में पहली बार कहीं से अगर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, तो वो कहां पर मिले? कालीबंगा में। फिर यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, यहां से क्या मिले थे? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और खेतों के अंदर भी जो है ना, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले। एक साथ कितनी फसल उगाई गई? 2 फसल। ठीक है, अब देखो यहां पर भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है। राजस्थान के इतिहास के अंदर लिखवा देते हैं कि वो फसलें गेहूं तथा जौ थी। ठीक है, जबकि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है कि वहां पर चना और सरसों को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? चना और सरसों। अब आप कहोगे कि सर क्या है, तो एक तो किताब का एविडेंस दे दूंगा, दूसरा एनडीए का एग्जाम हुआ था अभी 2023 के अंदर। 2023 के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी वाला जो पेपर हुआ था इंटेक 2 के अंदर ये जो है कालीबंगा से संबंधित सवाल था, और उसके अंदर बताया गया चना और सरसों वाले कथन को सही माना गया है। ठीक है, तो हमारे पास में वो भी एक एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक साथ ये क्या करते थे? 2 फसल उगाते थे। अब एक बात याद रखना, इसको आप मिश्रित कृषि नहीं कहोगे। एक साथ 2 फसल उगाते ही अपन क्या कह देते हैं कि साहब मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो मिश्रित कृषि तो सब जगह ही होती थी यार। मिश्रित कृषि का मतलब होता है पशुपालन के साथ में कृषि। एक साथ 2 फसल उगाना रिले क्रॉपिंग कह सकते हो, दूसरा प्रकार हो सकता है, लेकिन उसको मिश्रित कृषि नहीं कहोगे। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य भी हमको कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। तो लिख लेना अन्य साक्ष्यों के अंतर्गत एक तो भूकंप के साक्ष्य मिले, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के साक्ष्य मिले बेटा, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहां से मिले हैं। यहां से हमें एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, और इसमें कोष्टक में लिख लेना चना व सरसों, चना व सरसों। चना व सरसों। फिर लिख लेना एक पल्ले का दरवाजा, एक पल्ले का दरवाजा। बाकी सब जगहों पर 2 पल्ले के दरवाजे थे, और यहां पर क्या मिला है? एक पल्ले का दरवाजा। सिंगल डोर होता है ना, सिंगल डोर। ठीक है, एक तो ये जो अपने ये लगे हुए सारे सिंगल डोर ही है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये अलमारी वाला, ये डबल डोर है। एक तो यू खुलता है और एक यू खुलता है। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूं, बाकी तुम समझ गए हो। ठीक है, एक तो एक खुलता है और एक यू 2 खुलते हैं। ठीक है, तो वो डबल डोर होंगे। यहां पर एक पल्ले का दरवाजा हमें मिला है, कहां से? कालीबंगा। फिर लिख लेना ऊंट की हड्डियां मिली यहां से, ऊंट की हड्डियां। ठीक है, ऊंट की हड्डियां। ऊंट आप जानते ही हो, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, और इसी क्षेत्र के अंदर मिलेगा ऊंट भी, और कहीं थोड़ी मिलेगा। ठीक है, हाँ, अब बाड़मेर जैसलमेर क्यों, रेगिस्तान के अंदर ही मिलेगा आपको। ठीक है, ऊंट की हड्डियां भी मिली कहां से? कालीबंगा से। अब देखिएगा 3 एविडेंस ऐसे हैं जो लोथल से भी मिले और कालीबंगा से भी मिले। ठीक है, और वो 3 एविडेंस कौन से हैं? एक तो है शल्य चिकित्सा के प्रमाण। किसके? शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ऑपरेशन के प्रमाण मिले यहां से। ठीक है, जिसके अंदर एक बच्चे की छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? बच्चे की छिद्र युक्त खोपड़ी मिली।
जिसके अंदर 10 छेद थे। लोथल वाली के अंदर तो 6 छेद थे और इसके अंदर 10 छेद थे। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि सर कैसे पता चला कि उन्होंने ऑपरेशन ही किया? तो एक खोपड़ी मिली बच्चे की, जिसकी खोपड़ी के अंदर जो है अलग अलग छेद थे और वो करे हुए थे, और उस खोपड़ी को देखकर लग रहा है कि इन्होंने ऑपरेशन करने की क्या की थी, प्रयास की थी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर सफल हुए का असफल हुए, कैसे है? अरे छेद करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि सही होने के बाद में भी तो छेद हो सकते हैं। असफल होने का रीजन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वो बच्चे की खोपड़ी थी। अगर सफल होते ना तो बच्चा बूढ़ा भी तो होता, है ना? बच्चे की खोपड़ी थी, इसलिए यह कहा जाता है कि इन्होंने कोशिश की थी। ठीक है, लोथल में तो मिले हैं 6 छेद। कितने छेद मिले? 6 छेद। और यहां पर कितने मिले? 10। और इसकी तुलना हमने कर दी शल्य चिकित्सा। करते थे कि नहीं करते थे? कर्म फूटे उनके, अपन ने तो तुलना कर दी। हमारे सवाल बन जाए शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां पर मिले? तो एक तो मिले कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा के अंदर। ठीक है, अब जैसे ये भी अनुमान बिल्कुल सही लगाया मिस्टर अमित कुमार ने कि सर हो सकता लड़ाई हो गई होगी, हो सकता लड़ाई हो गई होगी, माता यूं माता माते 10 छेद कर दिए। अरे बच्चा कहां से लड़ेगा यार? तो कुछ भी अनुमान लगा सकते हो आप। क्या कर सकते हो? कुछ भी अनुमान लगा सकते हो सकता है कि साहब के कि बच्चा था आत्महत्या करते हुए यूं सरियों में घुस गया होगा, सरियों में घुस गया होगा एक्सीडेंट के अंदर, तो छेद हो गए होंगे। तो आप कुछ भी क्या कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। और यहां पर जो है शल्य चिकित्सा के प्रमाण इसको विद्वानों ने माना है। क्या कह रहा है? मतलब अनुमान, एग्जाम्पल है रे, ये तू भावनाओं में मत बहाकर। ठीक है, फिर यहां से मिली है अग्निवेदियां। यहां से क्या मिली है? अग्निवेदियां मिली है। ठीक है, फायर अल्टर्स, अग्निवेदियां मिली है यज्ञ करने के लिए, फायर अल्टर्स। ठीक है, अग्निवेदियां, हवन कुंड होते ना, हवन कुंड मस्तों का झुंड। ठीक है, ऐसी सुनसान रात में क्या करेंगे? हवन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते थे? हवन करते थे। अग्निवेदियां मिली है। ठीक है, अग्निवेदियां मिली है लोथल से भी, यहां से भी, और एक जगह है बनावली। कौन सी जगह? बनावली, वहां से भी मिली है। देखिएगा यहां पर कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक थे, लेकिन कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन अग्निवेदियों के साक्ष्य यहां से हमको मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, अग्निवेदियां के साक्ष्य मिले, और यहां से मिला युगल शवाधान। क्या मिला? युगल शवाधान भी मिला है। ठीक है, 3 कब्रें ऐसी मिली है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है, मतलब एक साथ दफनाया गया था उनको। ठीक है, मोहब्बत करते होंगे, और जो है मोहब्बत को तो दुनिया समझती नहीं है। ठीक है, और दीवारों के अंदर चुनवा दिया जाता है। किसको चुनवाया गया था? नहीं चुनवाया गया था। नहीं, मोहब्बत में तो चुनवाया गया था। अकबर ने ना जहांगीर को दिखाने के लिए जो है दीवारों में चुनवा दिया उसको। जहांगीर तो खड़ा था बेड़ियों में, ठीक है, और देख रहा है कि उसकी मोहब्बत को दीवारों में, उसकी सच्ची मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? सच्ची मोहब्बत को दीवारों के अंदर क्या कर दिया गया? चुनवा दिया गया। लेकिन पीछे से उसको वापस निकालकर लाहौर भेज दिया। कहां भेज दिया? लाहौर भेज दिया। तो अनारकली के ऊपर कभी आरोप मत लगाना कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली लाहौर चली। डिस्को नहीं गई थी वो, कहां गई थी? लाहौर गई थी। तो छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली लाहौर चली। जब सलीम बादशाह बना ना, तो उसने कहा कि वो दीवार खुलवाओगे मेरे को, उसकी हड्डियां ही देखनी है। क्या? अरे क्या हड्डियां देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो इसमें है ही नहीं। कि कहां गई? कि उसको लाहौर भेज दिया कि रथ मोड़ो लाहौर की तरफ। गए, वहां पर अनारकली तो नहीं मिली, अनारकली की कब्र मिली। अनारकली मर चुकी थी। ठीक है, रोया जहांगीर, खूब रोया, खूब रोया। वहां पर अनारकली का मकबरा बनवाया और दीवारों पर लिखवा कर आया कि अगर मैं अपनी प्रियतमा को एक बार और देख लेता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार रहता। लेकिन ऐसा हो ना सका। ठीक है, मोहब्बत की झूठी कहानी को रोए, बहुत चोट खाई जवानी को रोए। और सारे के सारे वहां पर जो है अनारकली का मकबरा कहां पर हो जाएगा? लाहौर के अंदर जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो वाली बात है। फिर भी जहांगीर रोया। उस रात अपन 2 बजे तक पिया गए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है।
कि अगले दिन मेरे दिल में नूरजहां आई। कौन आई? नूरजहां। अनारकली को तो किया साइड में, अरे कि वो नूरजहां कहाँ है? वो कहाँ है? कि साहब बंगाल के अंदर अपने पति के साथ है, अली कुली खान के साथ। ठीक है कि हम करते हैं प्रबंध। पहले तो अली कुली खान को ठोका, उसको विधवा बनाया, 1611 के अंदर उसको आगरे बुलाया और मेहरुनिशा से इसने शादी कर ली। तो जहांगीर बड़ा प्रेमी आदमी था यार। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है, ये पूरी बात मैंने बता दी आपको। तो युगल शवाधान, वहां पर युगल शवाधान, यहां पर तो जहांगीर और नूरजहां दोनों साथ में ही आ गए। ठीक है, यहां पर तो क्या हो गया साथ में। तो लोथल से भी मिला है, यहां से भी मिला। लोथल वाली युगल शवाधान की तुलना की है सती प्रथा से, किसने? SR राव ने। वो पढ़ाऊंगा मैं किसके अंदर? लोथल के अंदर। ठीक है ना। तो ये कई सारी बातें इसके अंदर आती है। भूकंप के साक्ष्य मिल गए, जूते हुए खेत के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट साक्ष्य कालीबंगा के मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा लोथल। लोथल 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 पुष्पराज। लोथल, ठीक है। लोथल देखिए, अपन सारे के सारे यहां पर पूरा स्थल नहीं पढ़ने वाले हैं। आप फिक्र मत करो कि आप सोच रहे हो कि 1400 के 1400 पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं तो क्या, मेरा खानदान का कोई आ जाए तो 1400 नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट जहां से सवाल निकल कर आ रहे हैं, हम तो उसी के ऊपर चल रहे हैं। आप भी इस चीज को नोट कर रहे होंगे। कईयों को लग रहा होगा कि भैया इतनी कई सारी चीजें छोड़ दी, एक भी चीज नहीं छोड़ी। इतना यकीन रखिएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ी। प्रीवियस के क्वेश्चन उठाकर देख लेना। ठीक है, मैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट ही चल रहा हूं। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट चलते हुए ही हम देख रहे हैं कि कहां कहां से सवाल निकल कर आना है। और ये चीज आप खुद महसूस करोगे जब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अपन सिर्फ हमको वही चीजें पढ़नी है जो हमारे काम की है। फालतू की चीजें बिल्कुल 1% हमको नहीं पढ़नी। लोथल के बारे में जब हम बात करें तो बेटा, ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह शहर माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन। तो ये फैक्ट लिखना सबसे पहले तो, भारत का प्राचीनतम, भारत का प्राचीनतम बंदरगाह शहर माना जाता है। बंदरगाह शहर माना जाता है। भारत का प्राचीनतम बंदरगाह शहर माना जाता है। ठीक है, प्राचीनतम बंदरगाह शहर माना जाता है। कौन सा? लोथल। ठीक है, अब देखना, इसकी खोज जो की गई थी ना, इसकी खोज के अंदर ना अलग अलग आता है। कुछ किताबें 54 लिख रही है, कुछ 55 लिख रही है, कुछ 56 लिख रही है। ठीक है, ऑथेंटिक एनसीईआरटी के अंदर 55-56 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 55-56 लिखा गया है। और खोज 55-56 के अंदर जो है, 55-56 में SR राव, रंगनाथ राव के द्वारा, किसके द्वारा? SR राव ने भोगवा नदी के किनारे, नदी कौन सी है? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में की। कहां पर की थी? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में की। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे की थी। कहां पर? गुजरात के अंदर इन्होंने जो है भोगवा नदी के किनारे इसकी खोज कर दी थी। ठीक है, अब देखिएगा, SR राव ने जो है इसको क्या कहा? SR राव ने इसको कहा लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, है ना। ठीक है, तो वो भी हम देख सकते हैं। SR राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा। इस पूरा स्थल को क्या कहा? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा। किसने? SR राव ने। ठीक है, ठीक है, यहां पर है ना, हमको एक डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला। देखिए मेरे पास में यहां पर एक काल्पनिक चित्र है लोथल का। किसका? लोथल का एक काल्पनिक चित्र है। ये देखो लोथल आपके सामने पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये जो नदी बह रही है, ये नदी तो कौन सी है? भोगवा। और भोगवा नदी से ही पानी लेकर यहां पर ये पूरा इलाका जो बनाया गया, वो कौन सा बनाया गया? डॉकयार्ड। इसको हम क्या कहते हैं? डॉकयार्ड बंदरगाह नहीं होता। डॉकयार्ड जो है
ये बेड़ा, बेड़ा नहीं, इसको कहेंगे अपन गोदीवाड़ा। इसको हम क्या कहेंगे? गोदीवाड़ा कहेंगे। अब आप कहोगे कि सर गोदीवाड़ा क्या होता है? ठीक है ना, जैसे आप देखते हो ट्रेन से आपने ट्रेवल किया होगा, आपने बस से ट्रेवल किया होगा, आपने एरोप्लेन से ट्रेवल किया होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा यहाँ पे। है देखो ये भैया ने हाथ खड़ा किया, ठीक है। हाँ, एरोप्लेन के अंदर ट्रेवल करना आजकल कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। 5400 रुपये में क्यों, 3000 रुपये में तुम दिल्ली ले जाइए। हाँ, 3300 रुपए के अंदर टिकट है इसकी, ठीक है। हाँ, अब वो तेरी इसको ले जाया जाए, झिंगा लाला किया जाए, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, कहने का मतलब जो है बड़ी बात नहीं है। इसको तो वहां पर 3300 रुपए में भी एयर होस्टेज चाहिए। गजब आदमी है यार, ठीक है। मतलब अखंड कुंवर है जी, ठीक है। ये यूं देख के राजी हो जाए क्या, है ना मेरे भाई, शांत रहो, ठीक है। तो बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हो, कहां से करते हो? रेलवे स्टेशन से। लेकिन वो आपकी ट्रेन जो है वो यार्ड में रुकती है, उसकी मरम्मत वगैरह का काम जो होता है, जो भी उसका मेंटेनेंस होता है, यार्ड में होता है, ठीक है। बस स्टैंड से चलती है, लेकिन रुकती कहां पर है? डिपो में, ठीक है। ये प्लेन्स चलती एयरपोर्ट से है, लेकिन रुकती कहां पर है? हैंगर के अंदर। ये आपने रीजनिंग के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है, हैंगर वगैरह में। ठीक वैसे ही जहाजें चलती तो कहां से है? बंदरगाहों से, लेकिन उनका पूरा का पूरा, उनके ठहरने का स्थान, उनका पूरा का पूरा ठीक करने का स्थान, उनका पूरा मेंटेनेंस करने का स्थान जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? गोदीवाड़ा कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? गोदीवाड़ा। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य गोदीवाड़ा कहां से मिला? लोथल से मिला है। और ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी। ये देखो वर्तमान में ऐसा है, ये वर्तमान फोटो है, वर्तमान के अंदर ये ऐसा है। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी संरचना कौन सी हो जाएगी? ये लोथल का गोदीवाड़ा। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो लिख लीजिएगा, यहां से लिखना, यहां से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। यहां से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? ये लोथल का गोदीवाड़ा। ठीक है, तो ये गोदीवाड़ा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो बंदर का शहर था। फिर लिखना, यहां से युगल शवाधान प्राप्त हुआ। यहां से युगल शवाधान प्राप्त हुआ। युगल शवाधान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। युगल शवाधान प्राप्त हुआ जिसकी तुलना एस.आर. राव ने सती प्रथा से की, ठीक है। एस.आर. राव ने किससे की? सती प्रथा। लेकिन बाकी इतिहासकार नहीं मान रहे, सती प्रथा से की, ठीक है। एस.आर. राव ने जो है सती प्रथा से की थी। किसने? एस.आर. राव। सती प्रथा है क्या? पति की मृत्यु के बाद पति की चिता पर अपने आप के सत की रक्षा करने के लिए चिता को समर्पित कर देना जीवित ही सती प्रथा कहलाता है। अब ये सत्य वगैरह क्या है मेरे भाई? हालांकि देखिए वैदिक सनातन धर्म के अंदर इसका उल्लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद के अंदर आंशिक सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, ठीक है, अथर्ववेद के अंदर। बाकी इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलता है ना, वो मिलता है 510
भानुगुप्त के एरण अभिलेख के अंदर, है ना, गुप्त काल के अंदर। ये है क्या? अभी देखिएगा, जैसे आपने, शादीशुदा कौन कौन है यहाँ पे? और एक भी नहीं है, होगा तो भी मानेगा नहीं, है ना, ठीक है। अरे कोई शादीशुदा नहीं है? शादियों में तो गए हो, शादियों में फेरे कितने होते हैं? सुन लो, अब सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, अरे सुन लो, 7 होते हैं। अरे रुको तो सही, रुको जरा, सब्र करो। शुद्ध वैदिक सनातन रीतियों के अनुसार 7 फेरे होते हैं। वो तो राजस्थान और हरियाणा वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, पाबूजी के कारण 4 फेरे हो रहे हैं, क्योंकि पाबूजी चौथे फेरे के अंदर उठ गए थे, वो लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए, जो भी है, ठीक है, वो गायों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, हाँ, वो जो है उठ गए थे, तो वो चौथे फेरे के अंदर उठ गए थे, इसलिए 4 फेरे खाए जाते हैं। ये 7 फेरे है क्या? कभी सोचने की कोशिश किया आपने? ये 7 फेरे जो है अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन लिए गए हैं, जिसके अंदर 4 वचन तो लेता है पति, और 3 फेरे का वचन जो है वो लेती है पत्नी। 4 तो कौन लेता है? पति, और 3, आपने कभी भी जब 7 फेरे देखे होंगे, अभी भी कई जगहों पर, कई संप्रदायों में 7 होते हैं, जैसे शुद्ध गौड़ ब्राह्मण वगैरह जो वो 7 ही करते हैं, और कहीं कहीं पर तो परंपरा है कि उस स्त्री को जो है गोद में लेकर फेरे खाए जाते हैं, ठीक है। बंगाल साइड नहीं, हाँ, गौड़ीय संप्रदाय जो उठा हुआ बंगाल से ही उठा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी, ठीक है, हाँ, वो मैंने भी पूछा था, मैंने भी पूछा था, अपने अक्षय सर नहीं है, अक्षय सर के फेरे यूं ही हुए थे, मैंने, हाँ, अक्षय सर, अक्षय गौड़ है ना सर, ठीक है, अक्षय गौड़ सर के फेरे यूं हुए थे, तो मैंने पूछा, मैं कि सर अगर भाभी जी अगर वजन में ज्यादा होते, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ, भाभी जी का वजन कम है, ठीक है, भाभी का वजन कम है, तो मैंने कहा अगर भाभी जी जो होते वो होते तो, क्योंकि वो अलग दूसरा केस होता है, अपने केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अपन को सोचना ही नहीं है ना भैया, तो वो अलग अलग जो है वो कराया जाता है, अलग अलग होता है वो, ठीक है ना बेटा। यहां पर भी लोग थाला के फैन आ गए, 7 फॉर नो रीजन ठीक है, तो 7 फेरे। अब सुन लो मेरी बात, पति कसम खाता है कि मैं अपने पत्नी की सत की रक्षा करूंगा, उसे पूरा का पूरा अधिकार दूंगा, ठीक है, उसके भावनाओं की कद्र करूंगा, ठीक है, ये पूरे के पूरे 7 खाता है। तो अब जो है पत्नी भी कहती है कि मैं अपने पति की जो है पूरा वचन कहना मानूंगी, है ना, हंसने की बात नहीं, अपन ने तो 4 ही दिए ना पत्नी वाले वचन तो पूरे ही नहीं हुए, पत्नी वाले वचन जो है वो तो पूरे ही नहीं हुए, ठीक है, तो वाली बात आती है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है कि ये पूरे वचन हुए। अब अगर पति मर गया तो उसके सत की रक्षा कौन करेगा? तो वो क्या करती थी कि अपने आप को जो है, और ये देखो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया कि पहले क्या होता था कि एक आकाशवाणी उस पर आती थी, उस पर सत्य सवार होता था, सत्य सवार होता था, स्पिरिचुअल पावर आता था उसके अंदर। पति की बॉडी रखी है, वो रोते रोते एकदम चुप हो जाती, उसके ऊपर सत्य सवार होता, अपने कमरे में जाती, खूबसूरत उसी तरीके से तैयार होती जैसे शादी की पहली रात को तैयार हुई थी, एकदम दुल्हन की तरह तैयार होती। सबको घर वालों को पता चल जाता कि भैया ये क्या होने वाली अब सती, तो घर वाले उसको रोकते, उसके बच्चों को उसके सामने लाया जाता कि कैसे जैसे इसके ऊपर से सत्य खत्म हो जाए, लेकिन उस पर जब सत्य, कभी कभी सत्य खत्म भी हो जाता था, ठीक है, और वो जो है डिनाई कर जाती कि ठीक है, मैं, मेरे सत्य की रक्षा करने वाले हैं मेरे बच्चे, ठीक है, तो मैं सती नहीं होंगी, ठीक है। और अगर सत्य सवार ही रहता तो वो चिता पर बैठती और अपने साथ में। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि सत्य तो सवार होता 2 पर, और बाकी 98 को यूं ही मार देते। इस वजह से सती प्रथा क्या है? गलत है। इस वजह से जो है वो क्या है, सती प्रथा गलत है। तो कई सारी बातें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, ओके ना। तो अब यहां पर तो जीवित जला थोड़ी जा रहा है, और दोनों तो साथ में मरे हैं, मैंने कल इसके ऊपर चर्चा की थी, ठीक है, दोनों साथ में मरे हैं, दोनों को दफनाया गया है, ठीक है। और अब आप कहोगे कि सर हो सकता है कि वो जिंदा ही कब्र में चली गई हो। अगर जिंदा कब्र में जाती ना तो इस पोजीशन के अंदर नहीं मिलते दोनों, ठीक है। ये हो सकता है कि ये औरत इधर पड़ी मिलती, ठीक है, उधर पड़ी मिलती, इधर पड़ी मिलती, ठीक है, लेकिन इस पोजीशन के अंदर मिले। और बाद में जब इनकी डेटिंग की गई तो डेटिंग के आधार पर भी ये दोनों एक साथ मरे थे। इसके आधार पर हम इसको सती प्रथा नहीं कहते। सिर्फ तुलना कौन कर रहा है? SR राव कर रहा है, ठीक है। चलो बस, ठीक है। हाँ, अब लिख लेना यहां पर अन्य साक्ष्यों के अंदर
अन्य साक्ष्यों के अंदर लिख लेना, लिखना लकड़ी का अन्नागार मिला है। यहां से क्या मिला है? लकड़ी का अन्नागार मिला है, लकड़ी का अन्नागार मिला। ठीक है। मिट्टी की मम्मी का मॉडल, मिट्टी का मम्मी का मॉडल, मम्मी समझते हो ना? ठीक है, वही लाश कल बताया था ना, वही। ठीक है, फिर लिख लें हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, स्केल। ठीक है, स्केल। ठीक है, फिर लिख लेना समुद्र की देवी, समुद्री देवी, सिकोतरी माता। समुद्र की देवी किसे कहा गया है? सिकोतरी मां का प्रमाण मिला है। ठीक है, सिकोतरी मां का प्रमाण मिला है। फिर यहां से दिशा सूचक यंत्र मिला है, दिशा सूचक यंत्र मिला है। ठीक है, एक मृदा भांड होते हैं ना, मृद भांड। ठीक है, मृद भांड पर लोमड़ी का चित्रण मिला है। किसका? मृद भांड पर लोमड़ी का चित्रण मिला है। और ये लोमड़ी हमको किसकी याद दिलाती है? अंगूरों की। अंगूर खट्टे। तुम वो हो कि एक्स की वैल्यू क्या है कि 2 कोडी की थी। ठीक है, तुम कैसे कहा? वो लोमड़ी हमें याद दिलाती है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां थी। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानी में एक चालाक लोमड़ी की कहानी आपने पढ़ी होगी, चालाक लोमड़ी। ठीक है, तो उसकी याद दिलाती है। तो बाई चांस कह दे कि पंचतंत्र कहानियों जैसा उल्लेख हमें कहां से मिला है, तो वो कहां से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, फिर वही लिख लेना अग्निवेदियां, अग्निवेदियां, शल्य चिकित्सा। ये समझा चुका हूं मैं, बार बार वापस अपन बातें नहीं करेंगे इस पर। शल्य चिकित्सा और कपल क्रीमिएशन, युगल शवाधान। ठीक है, ये तो इसको, ये कालीबंगा के समकक्ष है। ये किसके समकक्ष है? कालीबंगा। फिर यहां पर चनहुदड़ों के समकक्ष क्या है? मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, मनके का कारखाना। चनहुदड़ों और लोथल के अंदर क्या सिमिलैरिटी है? मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। और एक यहां पर जो है वो ये लिखना, सीप की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। यह भी सवाल एनडीए के अंदर पूछा गया था। सीप की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र 2021 या 22 में। सीप की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र, सीपी होती है ना, सीपी, सी सेल्स। ठीक है, आजकल भी जब अपन देखें तो इयरिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, इयरिंग वगैरह बनाया जाता है, आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो जो समुद्र के अंदर वो कोडियां वगैरह नहीं होती, वो भी सीप की वस्तु ही होती है। ठीक है, आप तो शादी करे हुए नहीं हो ना, पर शादियों में गए तो होंगे ना। मारवाड़ के अंदर एक कांकन डोरा बांधा जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक कोडी होती है, अगर आप कभी गौर से देखना, कोडी होती है, वो शंख जैसी कोडी होती है। ठीक है, तो वो भी सीप की वस्तु ही कहलाएगी। तो ऐसी चीजों का जो प्रमुख केंद्र कौन सा था? सीप की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र कौन सा था? लोथल था। ठीक है ना। ठीक है, तो सती प्रथा के साक्ष्य वगैरह जो है वो यहां पर सारे के सारे। एक लिख लेना नावों का मॉडल, नावों के मॉडल, नावों के मॉडल मिले हैं। ऑलमोस्ट अपन ने साक्ष्य देख लिए यहां पर। ओके, ठीक है, अब 2 और अपन क्षेत्र देखेंगे। एक तो धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट है सुरकोटड़ा, उनको पढ़ेंगे। बाकी जो है साथ साथ के अंदर जब इनकी विशेषता बताऊंगा तब अपन अगली क्लास के अंदर इनको पूरा कर लेंगे, है ना बेटा। ठीक है, तो एनी डाउट्स? नो? अभी वैसे वक्त है 3 मिनट पड़े ये आगे यार, इसको सही करो, ये काफी आगे, इसको सही करवाना है ना। ठीक है, हेडिंग डालना धोलावीरा।
मैं एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको उसकी कद्र हो या ना हो मुझे है ना बेटा, एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालना धौलावीरा, ठीक है। देखिए धौलावीरा के बारे में अपन बात करें तो इसको इतना जो है, ठीक है, याद कैसे रहेगा इतना सब। एक छोटा सा एग्जांपल बता तो चलो, थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को। मैं आपके सामने आता हूं, हाथ हिलाते आता हूं, हाथ हिलाता जाता हूं, कोई पेपर पड़ा है यहां पे, कोई नोट्स पड़ा है यहां पे? नहीं। जब मैं याद कर सकता हूं तो तुम भी मेरे जैसे ही इंसान हो। अब आप कहोगे सर आपको तो पैसे मिलते हैं, है ना, तो भैया आपको भी तो मिलेंगे, आपको भी तो मिलेंगे, पढ़ोगे तभी तो। हमने भी तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है मैंने भी तो याद करके ही आप लोगों के सामने यहां पर डिलीवर किया है, ये भी तो याद करके ही डिलीवर किया और जब मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो। बाबा आपको कैसे करना है? एक तो ना 15 मिनट आप जीवन के अंदर योगा जरूर करो यार, सुबह सुबह या कभी भी करो, आप एक्सरसाइज वगैरह जरूर करो। इससे क्या होगा कि दिमाग का जो कचरा है ना, ये जो तुम रीलें वगैरह देख देख के तुमने दिमाग के अंदर कचरा डाल रखा है, ये निकलेगा, ठीक है। और दिमाग के अंदर जो मैं ये चीजें बताने वाला हूं आपको, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर समझाऊंगा अच्छे से आपको, ठीक है। तो योगा करो, 15 मिनट योगा करो और अच्छे से पढ़ो। 3 से 4 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। लोथल जो है गुजरात के अंदर है, समुद्र के किनारे है, भोगवा नदी समुद्र किनारे है, तो बंदरगाह भी तो वहीं पर होगा, डॉकयार्ड भी वहीं पर होगा, ठीक है। सिकोत्री माता समुद्र की देवी भी वहीं पर होगी। तो अटका अटका के इनको सबको अच्छे से याद करोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं धौलावीरा के बारे में कह रहा था। धौलावीरा जो है ना, धौलावीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हाल ही के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है ना। चलो हो गया है, 15 मिनट के बाद में मिलते हैं, ठीक है। 15 मिनट के बाद में मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, जो भी तुम्हें करना करो।